जो वही मुल्तान है, खड़े जाके बाजी लगाने यहाँ सुल्तान है। आए हम जिस घड़ी पड़ जाए खलबली, रहे मस्ती में समा झूम 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 झूम। हम मुल्तान, हम सुल्तान है, हम मुल्तान, हम है मुल्तान के सुल्तान। हम मुल्तान, हम सुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम, रेलू के टाइम में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। साकिब शाह और कानी हमारे साथ मौजूद। बारी है आज एक्सक्यूज मी मुल्तान सुल्तान की। तो हमने वैसे तो कानी अब हमारे रेलू कट्टे का परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, लेकिन वैसे भी ही इज द रेजिडेंट मुल्तान सुल्तान फैन। सो वेरी एप्ट दैट कानी इज हियर। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। गुड। साकिब भाई, अगेन थैंक यू फॉर पुटिंग द शो टुगेदर। और जैसे जो लोग देखते हैं उनको पता ही होगा, साकिब भाई की काविशों से ये चैनल चल रहा है। हम लोग को पुश कर करके वो शो करवाते रहते हैं। कुछ नहीं, मैं अभी इत्तेफाक से साकिब भी मेरी ना वो फीड में पता नहीं कहाँ से एक पुराना शो आया ना मेरे, इसमें मैंने क्लिक किया। पिछले साल का, 2 साल पुराना था। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने बोला साकिब भाई यार आप बताएं। कहता मैं क्या बताऊं, मैं तो पिछले 7 दिन में 14 शो कर चुका हूँ, तुम बताओ। हाँ, मुझे याद है मैंने एक दफा बोला था। तो ऐसे ही इस इंट्रो को जब मैंने बनाया था तो मैं चाह रहा था कि मुल्तान सुल्तान का पिछले साल क्योंकि कोई ऑफिशियल एंथम नहीं आया था, तो ये एक फैन एंथम है बेसिकली। तो ये फैन एंथम मैंने चलाया किसी का, क्योंकि वो टक टक मेरे सोना को मैंने पिछले साल यूज कर लिया था, तो मैंने कहा चले यार इस दफा फैन एंथम के साथ चलते हैं। वैसे पुराने शोज में साकिब भाई एक और चीज मुझे देख के बड़ी नदामत हुई कि आप भी और मैं भी बड़े दुबले हुआ करते थे। तो जब हम यार तुम तो अभी भी दुबले हो, मैं बहुत दुबला होता था। अगर मेरा पहला शो कोविड से पहले, कोविड के बाद 15-20 किलो मैंने बढ़ा लिया। अब क्या किया जा सकता है, मैंने 4 साल से ऑफिस नहीं वो गया यार। एक साकिब भाई शो है जिसमें आप ना वो शायद लिविंग रूम में बैठ के हसीब भाई के साथ सोफे पे कर रहे हैं। वो इस तरह भी हाँ नहीं है, हाँ, स्ट्रीम यार्ड वाला भी नहीं है। तो उसमें मुल्तान सुल्तान को रेट कर रहे हैं, वो देखने वाला शो है वो। आई थिंक वो पता नहीं कि फर्स्ट सीजन था आपका या सेकंड सीजन था रेलू वो कट्टे का। सेकंड सीजन अच्छा, था वो Second तो बेसिकली। ये जो स्ट्रीम यार्ड वाली सिचुएशन ये कोविड के बाद हुई है बेसिकली। कोविड के बाद फिर ये हाँ, फराज ने ना पहले ई कैम एक इसने यूज किया, और फिर बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता फिर स्ट्रीम यार्ड पे ही आ गए, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड का पता चला था मुझे, क्योंकि मेरा लाहौर कलंदर ने जो इंटरव्यू किया था वो स्ट्रीम यार्ड से किया था। तो मैंने इसको कहा कि यार ये मैकबुक से करता था तो ई कैम से करता था, मगर ई कैम में क्या मसले मसाइल हुए थे फराज के, फिर हम इस पे ही आ गए थे। यार उस वक्त मेरा जो मैक था, खैर अब करेंगे तो वो मसले नहीं होंगे। मेरा मैक पुराना था तो वो गर्म हो जाता था। तो वो क्योंकि लेकिन ई कैम जो है, ई कैम तो बड़ा खैर नेक्स्ट लेवल है। उसमें उसमें कहानी एक वक्त में आप एक ही 3-4 कैमरा एंगल, लाइक इट्स वेरी नेक्स्ट लेवल। ये तो बड़ा बेसिक है ना स्ट्रीम यार्ड ई कैम, लेकिन वो था भी बड़ा महंगा था। हमने खैर छोड़ दिया वो। यार तो उन शोज एनीवेज, में एक मसला ये होता था फराज के, मैं हर वक्त फराज की मिन्नतें करता रहता था कि फराज यार प्लीज उसको वो एडिट कर दो, फराज प्लीज एडिट कर दो। 3 कैमरों के साथ हमने रिकॉर्डिंग की होती थी, फिर ये मीटिंग सारी फराज को आती थी, मैं नूरा होता था, तो मैं इसके बस बेचारे इसकी मिन्नतें ही करता रह जाता था। यार हो जस्ट गया। टू बिफोर जस्ट टू एंड ऑन दैट कहानी, या बाकी व्यूअर्स को भी यार, वो जो एक वक्त था ना जो हमारा बिफोर कोविड का, जो हम रिकॉर्ड इन पर्सन करते थे, मजा उसमें बहुत आता था, लेकिन वो बहुत पेनफुल था। उसकी वजूहत ये थी कि हम 3 कैमरा, अच्छा मेरे अंदर ये कीड़ा मेरा है एज अ टीवी प्रोड्यूसर, नहीं साकिब भाई कहते थे यार एक कैमरे से कर लो, बातें तो हमने नहीं, वही कुछ करनी तो है। वो वीडियोस हैं जिनमें आप हैं ही नहीं, जैसे वो वाली वीडियो उसमें साकिब भाई वसीफ भाई बैठे हुए हैं, आप आई डोंट नो बिहाइंड द कैमरा थे नहीं, या उसमें एक एक दिन मेरी सर में दर्द हो गया तो मैं बिहाइंड द कैमरा, तो मैं नहीं हूँगा। लेकिन होता ये था स्टारी कि 3 कैमरा की वो मेरे टेलीविजन से मैं आया था, तो मेरा वो कीड़ा था कि 3 कैमरे लगाने हैं, 3 कैमरा शूट होनी है। फिर उसके बाद क्या होता था, उनमें से 2 होते थे आईफोन, एक होता था डीएसएलआर, 2 होते थे साकिब भाई के और हसीब का आईफोन। फिर वो आईफोन से फुटेज ट्रांसफर नहीं हो रही, क्लाउड पे बैकअप नहीं हो रही। अब मैं घर पे बैठा हूँ, उनसे मांग रहा हूँ, तो वो अपलोड हो रही है, पहले 4 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। सो फिर वो डाउनलोड होती थी। सो इट वाज, तो 2 दिन लगते थे एक शो बनाने में। तो इट वाज अ मैसिव अंडरटेकिंग, तो वो बड़ा मुश्किल था। अच्छा, एडिटिंग में भी ना वो मेरा लैपटॉप पुराना था, वो गर्म हो जाता था। अब साकिब भाई ना मैसेज में, भाई शो कब आ रहा है, शो कब आ रहा है। अब नौकरी भी है, वीकडे, अब वीकडे हमने संडे को तो रिकॉर्ड कर लिया, अब मंडे आ गया, भाई नौकरी है, फिर घर है, बच्चे हैं, मैं अब एडिटिंग कहाँ से करूँ 4-5 घंटे। सो इट वाज अ प्रॉब्लम। सो स्ट्रीम यार्ड को अल्लाह खुश रखे भाई, जिंदगी सुकून में आ गई है उसके बाद से। तो खैर, यार जरा मुल्तान पे जाने से पहले मेरा एक जनरल क्वेश्चन कैनी से ही था, चूंकि कैनी
और बल्कि बहुत से फैंस ने लाहौर कलंदर्स को राइट ऑफ किया कि जी इस दफा लाहौर के पास राशिद खान नहीं है। तो मैं आपसे पूछना था कि इस दफा मुल्तान के पास एहसानुल्लाह नहीं है, राइले रूसो नहीं है, टिम डेविड नहीं है, मिलर नहीं है, पोलार्ड नहीं है, ठीक है, अकील हुसैन नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान के बारे में आपके कितने क्या हालात वाकयात हैं, क्योंकि जीतने का मूड है या क्या सीन है? उसके ऊपर तो साकिब भाई मैं बड़ा एक डिटेल रिस्पांस दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कोई 4-6 हफ्ते से ना, जब से हमने मॉक ड्राफ्ट किया है, आप ये एहसानुल्लाह वाली साजिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह रूल आउट हो गए। कल भी जियो न्यूज का जो क्या सोहेल उमरान नाम है शायद उनका, फराज भाई तो जानते ही होंगे, वो हाँ, उनको इंटरव्यू सही दिया है। बात। मेरी जो एल्बो की सर्जरी हुई, वो उसके बाद तकरीबन मैं कोई 12 या 15 दिन से बॉलिंग कर रहा हूँ। और पहले 2-3 दिन ऑब्वियसली उसके लिए बड़े पेनफुल थे बिकॉज टू गेट बैक इनटू द वो। लेकिन एहसानुल्लाह तो अपनी बातों से फुल कॉन्फिडेंट लग रहा है कि मैं ये पीएसएल पूरा खेल रहा हूँ, ठीक है। अब वो इंशाल्लाह ताला। प्लेयर का जज्बात होते हैं, वो होते हैं सारी चीजें अपनी जगह, बट आई थिंक टू गेट दैट लेवल ही नीड एटलीस्ट अनदर फेब का आप कह लें, जो ये इनिशियल फर्स्ट लेग पूरी होगी ना, जो 8-9 दिन जो बैक टू बैक गेम्स हैं, फिर 2-3 दिन का आपके पास गैप आएगा, आई थिंक दैट्स द पॉइंट दे कैन इंजेक्ट एहसानुल्लाह इन, बिकॉज वो मैच फिटनेस बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जो आपने सवाल किया उस पर आ जाते हैं कि देखें साकिब भाई, इस पे तो कोई शक नहीं है, टू लूज राइली रूसो, टिम डेविड, कीरन पोलार्ड एंड डेविड मिलर इन द सेम विंडो, मतलब फॉर डिफरेंट रीजंस, वो ठीक एंड है। हैदर अजहर। हाँ, वो उस पे भी मैं आने वाला था, वो तो मेन पंच है ना। लेकिन हैदर भाई वाले उस पे तो खैर हमने काफी बात कर ली है, बट टू लूज दैट काइंड ऑफ पावर, तो हमारा जो टेम्पलेट है वो इंटायरली चेंज हो गया है कि हम एक बैटिंग सूटेड टीम से अब एक बॉलिंग सूटेड टीम बन गए, मोर बॉलिंग ओरिएंटेड टीम। और खैर आपने जो बेसिक क्वेश्चन किया था, देखें बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी टेम्पर्ड, सीधी सी बात है। अभी आप पिछले 3 सीजन का विन परसेंटेज उठा के देख लें, तो मुल्तान का सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और हम लाहौर को कह रहे हैं कि जब आप बैक टू बैक 2 सीजन चैंपियनशिप जीत जाते हो, तो टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, राइट। तो मुल्तान तो 3 सीजन बैक टू बैक फाइनल खेलता हुआ है, एंड इट्स नेचुरल। वो हर स्पोर्ट में हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक ट्रांजिशनल फेज आता है, अच्छे बुरे वक्त आते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी टेम्पर्ड। बहुत सी चीजें हमने तो क्रिकेटिंग फील्ड में बात की, उसके अलावा भी मुल्तान के साथ काफी चीजें हुई हैं। ऑफ कोर्स आलमगीर सर का एक बड़ा सैड इंसिडेंट था, एंड आई थिंक जिस तरह अली भाई ने जिन सिचुएशन में he's taken the lead the best he could and tried to create his own sort of template और अपने लोगों को लाना। एंडी फ्लावर obviously massive presence, और ठीक है, अली भाई का एक डिफरेंट रूट है कि वो डोमेस्टिक कोचेस को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, जैसे रहमान सर ने इतना रगड़ा किया है इतने सालों का, मोहम्मद वसीम, somebody who's worked in your system। तो उस सेंस में आई थिंक एक ट्रांजिशनल फेज है। तो सिर्फ मेन चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो उम्मीदें हैं वो तो ऑब्वियसली हमेशा होती हैं, हर पीएसएल फैन की होती हैं, बट आई जस्ट थिंक एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हमें इस सीजन टेम्पर करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ चेंजेस वी आर सीइंग, प्लस हैदर भाई लीविंग, लाइक फराज भाई said, and हिजाब कमिंग इन, it'll take her a little bit of time to establish कि किस तरह की अप्रोच रखनी है। तो स्क्वाड की तरफ आते हैं अभी प्लेयर्स में, बट आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन दैट यू वर आस्किंग। चलिए ठीक है यार, मैंने कहा कि आप चलो हमारे यार, एक प्लेयर को लत की वजह से हमें मतलब कि वो कर रहे थे, अंडरमाइन कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपके 5-6 गिनवा देता हूँ। जी चलो फराज। यार, और तो मैंने शो आपको को खुद ही गिनवा दिए साकिब भाई। शो का बाकायदा आगाज करते हैं प्लेटिनम कैटेगरी से, जो कि हमारे कानी बात करेंगे। इस कानी सबसे पहले किसका जिक्र करना है प्लेटिनम में? प्लैटिनम में हमने सर स्टार्ट करना है पीएसएल की शान, मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से। तो अगर उनकी कोई खूबसूरत सी तस्वीर है तो आप लगा दें, फिर हम मोहम्मद रिजवान। अबे यार, ये पूरी स्क्रीन मेरी हिल गई, एक सेकंड यार। तो मेरा सब एंड इट जस्ट गोज बैक टू अभी जो साकिब भाई के साथ बात हो रही थी कि जितना चेंजेस हुए हैं उसमें रिजवान इज वन ऑफ द बिगेस्ट कांस्टेंट्स, राइट। वी डिडंट काउंट शान मसूद लीविंग एज वेल, अनदर मैसिव डिपार्चर। जिस तरह मुल्तान का आप पिछले 3 सीजन का सिस्टम देख लें, हाउ दे अप्रोच्ड इट, वो कुछ बहुत वाइटल कॉग्स थे जो इस सीजन नहीं है। इसलिए आई थिंक रिजवान के ऊपर एज अ कैप्टन तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है, बट इवन क्योंकि हमारी पूरी जो अप्रोच है वो चेंज हो गई है,
वी आर नाउ मोर bowling oriented team. तो रिजवान के लिए बहुत ज़्यादा important होगा कि वो कम से कम he plays the first 15-16 overs of most games. He has to play through the innings. कुछ चीज़ें अभी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, कुछ लोग कंसर्न है कि न्यूजीलैंड सीरीज में और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसके फॉर्म पे, स्ट्राइक रेट पे थोड़ी सी बातें हो रही हैं. मेरा जहाँ तक उस पर पर्सनल मानना है वो ये है कि देखें, रिजवान ने कोई 35 मुल्तान सुल्तान के लिए अपीयरेंसेस की हैं, करीबी कोई 1500 रन किए हैं, 45 की एवरेज पे, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. लास्ट सीजन भी आप देखें, कंफर्टेबली 550 रन्स, हाईएस्ट स्कोर ऑफ द पीएसएल. जो उससे पहले वाली सीजन में भी आई थिंक ही वाज जस्ट बिहाइंड फखर, और उस सीजन भी 500 क्रॉस किए थे. तो द थिंग अबाउट रिजवान इज कि बिकॉज हमने वी लॉस्ट, लाइक आई सेड, रायली और इतने वाइटल प्लेयर्स लूज किए हैं, और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, मलान और रीजा हेंड्रिक्स, राइट, और इवन जॉनसन चार्ल्स रिटर्न कर रहा है, these players will also need time to kind of establish themselves. तो रिजवान के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा, from a captain's perspective बहुत अलग बात है, but from a batsman, like pure batsman, जो value वो मुल्तान को देगा वो बहुत essential है अगर मुल्तान ने इस सीजन कुछ अचीव करना है, because it's very tough for people just to come in and get going. जी जाकिर भाई. सही है यार रिजवान, आपको पता है कि आई एम अ ह्यूज बाबर रिजवान ओपनिंग फैन, और रिजवान हमारे फेवरेट प्लेयर्स में से है, और जब से लाइक वन ऑफ द रीजन मैं बाबर रिजवान को एज ए ओपनर इनको काफी इनको बैक करता हूँ, यही है कि ये स्टेबिलिटी देते हैं और लंबा खेलते हैं. जितना मर्जी आप लोग इनको बैश करें कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते और टुक टुक करते रहते हैं, नहीं यार, बात ये है कि अगर अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हमने ये एक्स्ट्रा स्ट्राइक किए, मैं भी चाहता था कि इन दोनों को रेस्ट मिल जाता इस सीरीज में और ये दोनों ना खेलते, बाबर रिजवान, और यंगस्टर्स के साथ ये वो सीरीज खेलते. मगर मैं सोच रहा हूँ कि वो सीरीज के एंड में अगर देखा जाए तो हमने फिर 1-1 घंटे के मैचेस मिलने थे, क्योंकि इन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं टिकता था, और जो भी आता था वो बस आता था और चले आता था. तो रिजवान का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यार ये जो इसको गेम बनानी आती है ना, डीप लेके जानी आती है. आप ये देखो कि उसको पता है कि यार इवेंचुअली आपने 20 ओवर भी खेलने होते हैं. तो सब बहुत बड़ा फायदा है ये ज़ल्मी के पास कि वो बाबर ओपनर है, और इधर इनके पास ये, अगर आप ये देखें, हर 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 साल के टॉप स्कोरर होते हैं. अब पिछले साल भी इसके 550 है, बाबर के 520 है. तो रिजवान का ये बहुत बड़ा फायदा है. अगर आप देखो कि इसने अपनी जो गेम जो क्राफ्ट करता है ना इनिंग्स अपनी, उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये काउ कॉर्नर वाली साइड पे एक हल्का सा दुक्का मारता है, हल्की सी शॉट मारता है जिसमें 2 पक्का बन जाता है. तेज मारेगा तो सिंगल बनेगी, मगर ये इस पेस से इसको मारना आता है कि वहां पर 2 बनना ही बनना है. तो अगर आप ये देखो कि 1 की जगह 2 ले लो, तो 6 की जगह 12 बनते हैं टेक्निकली. तो ये रिजवान को यार वो गेम आती है. कैप्टन बहुत जबरदस्त है, और मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एडवांटेज है मुल्तान सुल्तान को कि रिजवान इनका कप्तान है और साथ में ओपनर है. यार खैर, मैं रिजवान पे क्या ऐड करूं, आपको पता है मैं कितना बड़ा रिजवान फैन हूं, और मैं तो इस बात की ज़्यादा मैं हमेशा आपको वैल्यू करता हूँ कि रिजवान इज़ वन प्लेयर जिसका मैंने इसी चैनल पे बैठ के काफ़ी मजाक भी उड़ाया है इनिशियल फेज में, कि करता कम है दिखाता ज़्यादा है, भागम दौड़ी दिखाता है, लेकिन बट ही इज़ एंड द ट्रिबुलेशंस इज कम थ्रू. कराची में बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, वहाँ से जाकर कप्तान बनना, टाइटल जीतना, एंड लाइक इट्स मैसिव. उसकी जो पर्सनालिटी है, जो हैदर भाई लोगों से हमारी बात होती थी, तो मैंने एक सवाल पूछा था हैदर भाई से, व्हाट मेक्स रिजवान रिजवान. सो क्योंकि वो जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लार्जर देन लाइफ, सो ही इज वन ऑफ दोज पीपल, ब्रिंग्स अ लॉट टू द टीम, और एक होलसम कैरेक्टर है. सो आई थिंक ही जो वो कहते हैं मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, उसका जो है ना इफेक्ट होता है, दैट्स व्हाट ही हैज द एक्स फैक्टर. और बहुत ज्यादा फेथ इसका बड़ा जो है ना, इवन मैथ्यू हेडन ने भी जब बात की थी टीम के बारे में, रिजवान भी सिंगल आउट कहते कि इनका जो फेथ है, लोग हमारे काफी लोग जो है, खैर फेथ बड़ी पर्सनल चीज होती है, बट स्टिल फेथ को लेके लोग काफी टारगेट भी करते हैं. रिजवान को भी टारगेट किया गया कि देखो ये दिखावे की नमाज पढ़ रहा है. वो एक वीडियो आई थी न्यूयॉर्क में, नमाज पढ़ रहा था जो भी, तो बट ही इज वेरी स्ट्रांग इन हिज फेथ. और फेथ से सिर्फ ये नहीं होता कि बड़ा अच्छा मुसलमान है, फेथ से इंसान की थोड़ी सी और चीजें भी साइड की जो ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. आपकी ठहराव आता है आपके अंदर, एक कमिटमेंट होती है, जो कमिटमेंट टू हिज फेथ, कमिटमेंट टू हिज टीम. सो ही इज वेरी, एज आई सेड, जितना आप बात करें कम है. सो ही इज somebody we should really cherish.
और हम लोग अगेन एज फैंस। बट हैविंग सेड दैट कानी, ये एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं कभी भी मेरी मैं आई कॉल अ स्पेड। तो जब इसने एशिया कप के फाइनल में जो इनिंग्स खेली थी, बीइंग अ मैसिव रिजवान फैन, मैंने ट्विटर पे भी तमीज के दायरे में रह के मैंने रिजवान को क्रिटिसाइज भी किया था कि व्हाट वाज दैट, कि वो आई मीन वो तो मैच लूजिंग इनिंग थी। सो बट अगेन वो ह्यूमन, ऐसा होता है। But as I said, I mean, we cannot add anything to about Rizwan which has not already been said. So I think let's move on to the second platinum player. Well, Ifti Mania is the second platinum player. Oh, the hot Uh, player in the news right now. so obviously Ifti is in the news every other day for one reason or another. एक चीज ये है कि इफ्ती के करियर में जो निखार आया है वो वाकई मतलब पिछले कोई 12 महीने में आप देखें तो ही इज somebody who's really been kind of characterized as a core player white ball में for one reason or another. वर्ल्ड कप में भी सलार एक सेकंड सलार, ये जो निखार की आपने बात की है कि आज भी इनके अंदर एक निखार आया था, वो क्या सीन था? आज सुना कि इनके वो अंदर कुछ वो हो कोई जाता असर है शफीक। बाज वक्त आप तो जज्बाती हो जाते हैं कोई विकेट लेके वो एक कभी अन बॉलर्स का आपको पता है स्पिनर्स का कम यार देखा है मगर लेकिन आप अपने चीफ चीफ सिलेक्टर के साथ तो लड़ाई नहीं ना कर सकते। नहीं हम तो चीफ सिलेक्टर के साथ लड़ जाते हैं बट वो आई थिंक अच्छा है उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया बाद में जाके कि बात को दबाना भी बाज वक्त बड़ा जरूरी हो जाता है उस पर खैर कम ही बात करें तो बेहतर है हमारी यार तस्वीर कहने का मैंने ऐसे मकसद ये लगा है दी, लग रहा है आज ही की, लग रहा है कि जैसे तस्वीर आज ही की है, मगर ये आज की नहीं है यार, ये कुछ नहीं दिन नहीं ये पुरानी आज की तस्वीर है। बिल्कुल नहीं है आज तो कुछ इट अननेसेसरली हीटेड हो गया आई थिंक एसपीएल को इस तरह की कंपेटिटिव लीग अव्वल है नहीं कि उस तरह बट अच्छा है कि इफ दे आर ट्राइंग टू गेट इन द मोड अच्छा पीएसएल में भी इस तरह का जलवा देखने को मिले तो विल बी नाइस बहरहाल इफ्ती के गेम पे जो मैंने बात करनी है ना वो ये कि as far as meriting platinum for me I think diamond would be more fitting I don't think he merits platinum ये मेरा personal opinion है I still think he brings immense value, especially with his bowling. Batting के साथ हमें पता है कि कुछ frailties हैं. At the end of the day, wrist spin के खिलाफ बहुत लोगों ने इसको they made it a point कि पाकिस्तान क्यों बार-बार उसको स्पिन के खिलाफ भेज देता है जब वो wrist spin के खिलाफ खास तौर पे फंसता है. So I think that is something that Multan will have to be very smart with his entry points, right? कि आइडियली अगर मैं जहां तक देखता हूँ इफ्तिखार का एंट्री पॉइंट 13th ओवर के बाद हो फॉर द फाइनल 7 ओवर्स दैट्स परफेक्ट फॉर मुल्तान बिकॉज आप उसका स्ट्राइक रेट ओवरऑल उठा के देखें आखिरी 6 ओवर में जो तकरीबन कोई 148 149 टच करता है एज अपोज टू जब वो 10 ओवर से पहले आ जाता है राइट टू गेट टू दैट पॉइंट क्योंकि वो 110 और 118 के बीच में फंसा होता है सो दोज आर लिटिल थिंग्स के विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुल्तान उसको किस तरह यूज करता है बट साकिब भाई आप क्या ऐड करेंगे एफसी पे यार इफ्ती को मैं भी नंबर 6 के ऊपर नेशनल टीम में मैं सपोर्ट करता रहा हूँ। मैंने एक ट्रेंड भी चलवाया था, बल्कि अपने कुछ दोस्तों के जो लोग ट्रेंड चलाते हैं इफ्तिखार फॉर वर्ल्ड कप का, मैंने एक ट्रेंड चलवाया था। अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप में आ भी गए, क्योंकि यार बात यही थी कि पाकिस्तान टीम में तो 6वें नंबर के ऊपर कोई बैटर ही नहीं था। हमने इतने प्लेयर, आसिफ अली, खुशदिल शाह, पता नहीं कितने, हैदर अली, हमने और भी काफी, आगा सलमान, मतलब कि हम काफी प्लेयर्स ट्राई कर रहे थे वहां पर। तो बिलाखिर जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस पाकिस्तान को मिली है 6वें नंबर के ऊपर, वो थोड़ी बहुत इफ्तिखार नहीं दी है। मगर इसमें थोड़े से कंसर्न्स भी हैं मेरे इस ट्रेड में। लाइक एक तो इनका बहुत बड़ा पॉजिटिव ये आ जाता है कि वो लेफ्टी को ऑफ स्पिन करने वाला आ जाता है, कि ये बॉलिंग फॉर्म में भी हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, तो वहां पर तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया इनको कि एक और 6वें नंबर के ऊपर चूंकि इस दफा पोलार्ड भी अवेलेबल नहीं थे, टिम डेविड भी अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से 6वें नंबर का बैटर तो इनको चाहिए था, तो वहां पर इन्होंने वो वाली ट्रेड भी कर ली, और ताकि एक 6वें नंबर का बैटर ले आए, क्योंकि इंटरनेशनली आपको मिलता ना मिलता एक और बात थी, तो पहले अपनी तरफ ले आए हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इनका हिस्टोरिकली इन्होंने पीएसएल में कभी भी डिलीवर नहीं किया। मतलब कि पिछले साल पहली दफा इनको ठीक ठाक मौका मिला था, इससे पहले तो ऑफ एंड ऑन कभी इस्लामाबाद से मैच मिल गया, कभी कराची से मैच मिल गया, मगर कंसिस्टेंट चांसेस इनको नहीं मिले थे। तो हिस्टोरिकली इफ्तिखार अहमद की कभी भी कोई पीएसएल अच्छी नहीं गई। स्पेशली पिछले साल भी आखिरी मैच में चल के एक 50 आई थी, पहले उससे पहले जो थे वो कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। बड़ी मीडियोकर, बल्कि लो मीडियोकर इनकी पीएसएल गई थी। तो अभी फॉर्म में भी नहीं है इतनी ज्यादा, मतलब कि वर्ल्ड कप में भी कोई खास, अफगानिस्तान वाले मैच में बस 2-4 छक्के थे, इसके अलावा कोई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं आई। फिर अभी ये हैड अ हॉरिबल सीरीज इन न्यूजीलैंड,
तो फॉर्म देखनी पड़ेगी इफ्तिखार की, मगर 6वें नंबर के ऊपर पाकिस्तान में इस टाइम पे मेरे ख्याल में अगर कोई बेस्ट बैटर देखा जाए तो वो इफ्तिखार ही हैं। तो लेट्स होप कि ये डिलीवर करें। इनकी बैटिंग फॉर्म जो है वो देखनी पड़ेगी कि ये उस टाइम पे ये अगर फॉर्म में आती हैं तो फिर कुछ फ़ायदेमंद होंगे, मगर ये कि फिलहाल थोड़ी-सी आईब्रो रेज़्ड है मेरी। चलें जी, अच्छा हो गया इफ्तिखार, आगे चलते हैं। अगला प्लेयर कौन है प्लेटिनम और में? इफ्तिखार का मैं सिर्फ ये कह दूं कि क्वेटा के खिलाफ के लिए जो उसने लास्ट सीजन खेला है वो भी बहुत ही मतलब एक अंडरवेलमिंग किस्म का सीजन था। कि 10 मैचेस में उसने तकरीबन को 180 रन किए, को 22 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट भी आप देखें तो इट डजंट मेरिट व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ अ फिनिशर। बट मुल्तान कैन हैव सम होप के आई जस्ट थिंक अगर वो पेस के अगेंस्ट आता है जो उसका फोर्टे है, जो आखिरी 4 से 6 ओवर वाला फेज है, ये वो बंदा है, ये और खुशदिल दोनों जो आपके 175 को 190 बना सकते हैं। राइट, इट्स अ 10-15 रन मार्जिन वी आर टॉकिंग अबाउट। उससे बस ये आपको फर्क होना है कि आखिरी ओवर जब आप डिफेंड करने आएंगे तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 8 रन टू डिफेंड, आपके पास कोई 17 रन होंगे या 16 रन हो, मतलब एक एक्स्ट्रा बफर मिल जाएगा। तो इतनी सी बात है। अगला जो हमारा प्लेटिनम का प्लेयर है सर, वो है डेविड विली। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बात हुई है। आपको याद होगा जब हमने ड्राफ्ट का एनालिसिस किया था, तो a lot of people questioned कि is David Willey, what does it say about the PSL, right? कि David Willey is being picked as your first pick in platinum, because of obviously age है and all of those things notwithstanding, कि किस तरह का player pool available है। But आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्लेयर पूल को देखते हुए जो मुल्तान की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने आइडेंटिफाई की है कि न्यू बॉल के साथ लास्ट सीजन दे स्ट्रगल बिग टाइम, एंड PSL 7 में डेविड विली प्लेड अ प्रीटी बिग पार्ट कि 8 मैचेस में उन्होंने कोई 13-14 विकेटें ली थी। पावर प्ले में उनका इकोनॉमी 6 से कम का था ओवरऑल, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनको डेथ में काफ़ी यूज़ किया तो वो 8 8.5 क्रॉस कर गया था। But I think if Multan is smart, because they have Reece Topley, they have Jordan, they have a lot of bowling options. अगर वो डेविड विली को एज अ जो ऑलराउंडर वाला हम 7 पे मिस कर रहे हैं, राइट, बिकॉज लोग डेविड विली की बॉलिंग की बात करते हैं, दे डोंट नोट कि 100 में आप देख लें, वाइटैलिटी ब्लास्ट में आप देख लें, ही इज यूज्ड एज अ फ्लोटर। वो 3 पे भी बैट करता है एज कैप्टन, वो 5 पे भी बैट करता है। तो मुल्तान का बिकॉज इस सीजन ओवरसीज हिटिंग पावर कम है। हम कितनी दफा कहें कि 4-4 रूसो, मिलर, पॉलार्ड, इस तरह के लोग चले जाएं, टिम डेविड जैसे, and then we're relying on essentially Tim David and Khushdil, sorry, not Tim David, Iftikhar and Khushdil for the power at the end. So David Willey, I think, will also play a big part in that. Abbas Afridi will also probably play a big part in that. But Multan काफी दफा इसको आई थिंक इस सीजन फ्लोटर के तौर पे यूज करेगा, वेयर लेट्स से कोई 9th ओवर में विकेट गिर जाती है तो एक लो वैल्यू विकेट के तौर पे दे कैन सेंड हिम इन फॉर अ क्विक you give us something like a 24 of 10 balls, right? तो उससे आपका जो रन रेट है कहें वो 9.25 से अगर 10.5 तक चला जाए, something like that, to give you a real push towards the last 6-7 overs. तो उस सेंस में I think there is a lot of value. I just want Multan to be smart. Do not use him at the death. Even ILT20 में मैं देख रहा हूँ जो डेजर्ट वाइपर्स, ये सॉरी जो इसकी वो टीम है ILT20 में जिससे वो खेल रहा है, पावर प्ले में मेजोरिटी वो उसको यूज कर रहे हैं, एंड उसकी इकोनॉमी भी तकरीबन लास्ट मैच में तो कोई 4.5 की इकोनॉमी थी कि 4 ओवर में उसने कोई 18 रन देके एक विकेट ली थी, एंड ही इज समबडी दैट आई थिंक विल गिव मुल्तान अ फेयर बिट ऑफ कंट्रोल। तो वो प्लैटिनम होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पे हम बात करते रहेंगे, इस पे कोई एंड वो नहीं हो सकता, बट फॉर व्हाट मुल्तान नीडेड आई थिंक ही इज अ जस्टिफाइड पिक। यार मेरा ख्याल में तो जस्टिफाइड पिक ही है। एक्चुअली में ये कई पिक्स होती है ना, स्लोली आप एब्जॉर्ब करते हो जिनको जिस तरह, और कई पिक्स होती हैं जो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, जिस तरह काइल मायर्स वाली आज तक मुझसे नहीं हो सकी, राइट? और वो अभी हैदर भाई भी कह रहे थे कि यार मुझे समझ नहीं लगी कि काइल मायर्स ने किसी ने पिक नहीं किया क्योंकि वो अवेलेबल भी था। फुली तो अवेलेबल था उन्होंने कहा ना। हाँ, फुली अवेलेबल था ना। तो वो जब आपने पहली पिक में पिक किया था तो वो आज तक मुझसे एब्जॉर्ब नहीं हुआ कि वो क्यों किया था आपने। एनीवे, ये तो लाइटर नोट के ऊपर बात थी। यार डेविड विली जब इन्होंने किया था, देखिए ये इफ्तिखार वाली ट्रेड पहले सिक्योर कर चुके हुए थे, तो एक 6वें नंबर का बैटर तो ये ले ही चुके थे।
रिजवान इनके पास पहले ही है, तो अक्यूमुलेटर लेने के लिए कोई देखें, अगर डेविड मलान, रेसी वन डूसन का स्ट्राइक रेट देखें तो अराउंड 130 ये होता है वो, राइट? तो उन या तो होता है ना कि कोई ऐसे बैटर्स होते जिनकी एवरेज भी अच्छी होती है और वो 170 के स्ट्राइक रेट वाले होते, तो शायद मे बी दन उनकी तरफ चले जाते। तो ड्राफ्ट में जो अवेलेबल था इनकी, जो पावर प्ले में बेसिकली इकोनॉमी वाला इनका एक इशू था, और इवन में इन्होंने उसको सॉर्ट किया है कि एक लेफ्ट हैंड देखिए, अगर आप ये देखें उससे पहले जॉश लिटल की भी इन्होंने उससे पिछले साल जॉश लिटल को इन्होंने वाइल्ड कार्ड किया हुआ था कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए होता है। डेविड विली जब उससे पिछली पिस्टल 7 में खेले था, तो फाइनल के आखिरी ओवर से पहले तक या फाइनल तक तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। ही इज इकोनॉमिकल। तो आपका पावर प्ले जो है ना वो निकाल के दे सकता है, आप 3 ओवर भी करवा सकते हैं क्योंकि स्विंग करता है साथ में। तो एक तो इकोनॉमिकल है, ऊपर से स्विंग करता है, और स्विंग की वजह से वो इकोनॉमिकल होता है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ डिसेंट पिक। और चूंकि वो बैटिंग भी कर सकता है, तो आपको वो वाला थोड़ा-सा दे देगा, कुशन दे देगा कि यार 7वें नंबर के ऊपर भी आपके पास एक बैटर मौजूद है। तो डिसेंट पिक, और मेरा ख्याल में इनके प्लेइंग 11 में बड़ा अच्छा सेटल डाउन करेगा डेविड विली। यार विली जो है वो जो ये क्रिकेट का जो ओल्ड वर्जन था ना, उसमें मैं विली को लेके मैं अक्सर उसको ओपनर खिलाता था। अच्छा, और उसमें पुराने क्रिकेट के वर्जन में जो आप पैचेस आते डालते थे, तो विली उसमें 155 पे बॉल किया करता था। तो उसमें तो बहुत इतना जब मेरा फेवरेट प्लेयर था वो ये क्रिकेट में ये। लेकिन रियल में भी आई थिंक हाँ ठीक है, प्लेटिनम मुझे भी थोड़ा हजम नहीं हुआ था, लेकिन एज अ T20 पैकेज जो हम कहते हैं ना, आई थिंक काफी अच्छा है। और जैसे कहानी ने भी कहा, हिटे मार लेता है, और दूसरा नहीं, जैसे लेकिन हम उसकी बैटिंग की लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, सब हाँ बॉलिंग एज ए उसको वो देखते हैं। बैटिंग की मतलब आई बैटिंग हैवंट सीन मच। वो ये रिसेंटली अभी मैंने ट्विटर पे उस पे क्लिप देखी कि उसने 100 में कोई 80 ऑफ कोई 35 को जिस तरह बॉल्स किया था, जिसमें आमिर को उसने 2 छक्के मारे थे। नहीं, और बहुत मारता है ये T20 हाँ, ब्लास्ट में स्पेशली बहुत मारता है, और कंसिस्टेंटली खेलता है ये जो एज अ T20 वी कैन नॉट पैकेज की जहाँ तक बात है, अच्छा है। दूसरा ही इज आल्सो वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि अब बस जिसने अपने आप को फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए कमिट कर दिया है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, तो उसके बाद व्हाटएवर द स्टोरी वाज, सो अभी इसने अपने आप को कमिट कर दिया है, तो अच्छा है ओवरऑल पैकेज। यू नो T20 प्लेयर मुल्तान के साथ खेल भी चुका है ऑब्वियसली, तो यू नो ही नोज द टीम, नोज द फ्रेंचाइज, जैसे जैसे कहानी और वैसे साकिब। जी फिराज, मैं या कहनी मैं इस पे एक चीज आखिर में कहूंगा कि आई एम नॉट कन्विंस्ड डेविड विली एज अ डेथ बॉल बॉलर, क्योंकि उतनी पेस नहीं है। जब ये आया था ना वीजा के खिलाफ, तो मैं वेट कर रहा था कि या अल्लाह के वीजा के हाथ जो है ना, ये डेविड विली लग जाए, या जिस तरह मैं सोए मकसूद नहीं, वकास मकसूद की भी एक दफा दुआ कर रहा था। तो उस सीजन में यही हुआ कि एक मैच में वकास मकसूद लग गया और एक मैच में डेविड विली लग गया, क्योंकि जो वीजा को पेस चाहिए होती है ना, वो मतलब कि ये उतना ही है कि मीडियम पेसर उसको चाहिए होता है, जिसको वो अपने या घर वीसा कस तो कस के खैर छक्के लगाता है। बहुत ही तगड़ा किस्म का हिटर है। विली डजंट हैव द पेस। इवन एवरेज हिटर्स विल गेट अवे, विल बी वेरी वो उसका हशर कर देंगे। तो मुल्तान ने हर हाल में अगर उसको खिलाना है, दे नीड टू मेक श्योर हिज कोटा इज कंप्लीटेड, आइडियली 16th ओवर तक पूरा हो जाए, कि आखिरी 4 में उसको ना कराना पड़े, बिकॉज दैट बिकम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और विली की सबसे अच्छी बात ये है कि उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है, वो न्यू बॉल के साथ, वो अच्छे दिन पे 3 ओवर में न्यू बॉल के साथ निकाल सकता है। तो फिर आप एक कोई 10वां 11वां कर लें तो उसका कोटा यू कैन गेट आउट ऑफ द वे। और जो सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू नीड, कि हमने ये तो बात कर ली कि यार आपके 4 हिटर गए हैं, बट जो लोग इतना फैक्टर इन नहीं करते, लास्ट सीजन मुल्तान का जो अब्बास आफरीदी का और एहसान उल्लाह का जो कॉम्बिनेशन था, कि 2 इमर्जिंग आप खिला गए, एंड मुल्तान पिक्ड मोर विकेट्स देन एनी टीम इन द लास्ट 10 ओवर्स ऑफ द इनिंग्स। ठीक है, मतलब 10वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक। लेकिन पावर प्ले में मुल्तान का तकरीबन शायद कराची का लोअर होगा एक आध टीम का, लेकिन अमंग्स जो टॉप 4 जो थी, उसमें मुल्तान का लोएस्ट विकेट टेकिंग थी इन द पावर प्ले इटसेल्फ। तो दे आइडेंटिफाइड कि ये जो हुआ है, मतलब आपने एक अनोमली है कि अब्बास और एहसानुल्लाह का इतना आउटस्टैंडिंग सीजन हो गया, यू कैन नॉट प्रोड्यूस दिस वेरी कंसिस्टेंटली। तो अगर आपने कंपेटिटिव रहना है, तो पावर प्ले में आपने विकेटें निकालनी है। And I think for that you need a specialist, somebody who can use the movement with the new ball. तो उस सेंस में विली का बहुत जस्टिफाइड पिक है। बस प्लैटिनम नहीं हजम होती, फराज भाई क्या करें। यार, नीड वर्सेस रिसोर्सेज देखनी होती है ना। जब आपको नीड है तो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसमें डेविड विली अवेलेबल था मेरे ख्याल में, सबसे इकोनॉमिकल।
और स्विंग भी करता है। तो दूसरा तो वो जो कराची ने पिक किया है डैनियल सैम, ही वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। अल्जारी जोसेफ जो था वो अवेलेबल नहीं था। रीस टॉपली को आप देख सकते हैं, मगर वो बैटिंग में वो इतनी डेप्थ नहीं लेके आता। तो अवेलेबल अगर जो बैटर इकोनॉमिकल भी है, स्विंग भी करता है, पावर प्ले में भी बॉलिंग कर देता है और बैटिंग भी देता है, वो तो फिर विली था। तो फिर आपने उस टाइम पे ये नहीं देखना कि प्लैटिनम है या नहीं है। उस टाइम पे फिर आपको अपनी प्लैटिनम लगा देनी है। तो आई गेस मुल्तान डिड द राइट थिंग। चलें जी, डायमंड की तरफ चलते हैं साकिब भाई। कौन है जी, हमारा डायमंड की तरफ चलते हैं तो यार डायमंड में मुल्तान सुल्तान का एक बहुत पुराना हीरा है, 28 साला ओल्ड लेफ्ट हैंड डैशिंग बैट्समैन और फ्रॉम बन्नू, जिसकी एक तौलिए वाली पिक्चर साल में 5 दफा कैनी ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। जब भी वो फ्लॉप हो जाता है बेचारा, तो एक तौलिए वाली पिक्चर आती है इससे कैनी की कि यार माय द सन विल राइज अगेन, समथिंग इस तरह, द सन विल शाइन अगेन, इस तरह की कोई ट्वीट होती है मेरे ख्याल में। तो यार खुशदिल शाह का क्या कहें, पिछला साल तो वैसे बड़ा मीडियोकर गया था। पिछला साल मुल्तान सुल्तान की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी, मगर मुल्तान की तरफ से इन्होंने हिस्टोरिकली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और ये फिल फाइनल भी ले चले थे इस दफा भी। आपको याद होगा तो फाइनल में इसने वो 1-2 छक्के लगा ही दिए थे बिलाखिर। मगर ओवरऑल अगर आप इसकी पीएसएल देखो तो इसने पूरी पीएसएल में सिर्फ 72 रन्स किए थे, व्हिच वाज़ वेरी एस्टोनिशिंग। मगर उसमें यार ये भी तो हो रहा था ना कि ये सारे वो शान मसूद और रायले रूसो और ये रिजवान मिलके उधर तो मिलर की बैटिंग नहीं आ रही थी, तो इस बेचारे की क्या बैटिंग आनी थी। तो आती इस बेचारे की एंड में आखिरी 2-3 ओवर में होती थी, मगर उसमें भी जितनी भी इसकी बैटिंग आई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज़ नहीं आ सकी थी। मगर ये कि मौके भी ज़रा कम ही मिले थे। अम, अ, खुशदिल शाह का क्या कहें यार, बस मुल्तान का लड़का है और बड़े अरसे से मुल्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है और डायमंड में ही ज़्यादातर वो रिटेन होता है हर साल। जो इसका सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज है मुल्तान सुल्तान को, वो लेफ्ट आर्म स्पिन वाली बॉलिंग वाला है कि बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करता है। बल्कि पिछले साल तो एक मौके के ऊपर ये टॉप विकेट टेकर भी चल रहा था, जब इसकी 17-18 विकेटें थी एक टाइम पे। फिर बाद में शाहीन वगैरह ऊपर निकल गए थे। आजकल भी अगर इसकी रीसेंट फॉर्म भी देखा जाए तो पिछले टी20 से में कोई पिछले इतनी साल। अच्छी फॉर्म हाँ, पिछले से पिछले पीएल से 7 में, सॉरी। तो अगर इसकी देखा जाए तो आजकल कोई इतनी ख़ास फ़ॉर्म नहीं चल रही। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है, आज केनी ने उसकी लगाई हुई थी कि बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, मगर वो यार केनी ठीक है, उसने हमें बाबर को आउट कर दिया था, वो 1-1 विकेट ही है। 4 मैचेस में शायद 4 ही आउट किए हैं, मगर इकोनॉमिकल है वो, मगर वही जो तो उसकी असल इकोनॉमिकल ही तो है ना। हाँ, इकोनॉमिकल है वो, मगर ये कि जो बैटिंग है वो उसकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बिल्कुल नहीं चल रही। 10-10, 12-12 रन्स की सारी इनिंग्स है। मेरे ख्याल में कोई भी नोटिसेबल उसकी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई। तो क्या कहोगे आप कैनी इस पे, खुशदिल पे? खुशदिल पे साकिब भाई, ऑल आई थिंक इट्स जस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू से इज कि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि he should be seen as a bowling all-rounder more than a batting all-rounder, right? I think ये अव्वल तौर पे सबसे important distinction है, because जो खुजल से expectations और जिस basis पे उसको gauge किया जाता है कि अगर आप एक नंबर 6 के बैट्समैन हैं या अगर आपके नंबर 7 का एंट्री पॉइंट है जो लेट्स से कोई ऑन एवरेज होता है 14th ओवर एंड ऑनवर्ड्स, राइट? तो व्हेन यू कम इन विद लेस देन 5 से 6 ओवर रह जाते हैं इन ए टी20 गेम, तो आपके पास जो डिपेंड करता है कि वो टीम की क्या सिचुएशन हो कि आपने 20वें ओवर तक लेके जाना है, आप आए हैं तो उस वक्त कितने विकेटें आपके पास हाथ में एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। लेकिन फॉर समबडी लाइक खुशदिल, लोग वो गेज नहीं कर पाते जब स्कोर कार्ड देख के या ओवरऑल रन्स देखते हैं ना कि एक बंदे ने एक सीजन में 10 इनिंग्स खेली हैं और टोटल को 180 रन किए हैं फॉर एग्जांपल, राइट? तो वो नहीं फैक्टर इन होता कि यार वो किस किस एंट्री पॉइंट्स पे आया था। मैं पीएसएल 7 का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, राइट? कि खुशदिल की 8 इनिंग्स ऐसी थी कि जब उसका एंट्री पॉइंट तब हुआ है इन द लास्ट 3 ओवर्स, और मतलब 17th ओवर एंड ऑनवर्ड्स, राइट? तो उसने 22 रन किए 8 बॉलों पे। कोई 7 ऐसी इनिंग्स हैं जस्ट इन पीएसएल 7 वेयर हिज स्ट्राइक रेट इज 160 प्लस, राइट? कि उसने 4 बॉलों पे 18 किए हैं, उसने 7 बॉलों पे 21 किए हैं, उसने 23 बॉलों पे कोई 39 किए हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पेटस दैट यू नीड, राइट? और इस सीजन हमें खास तौर पे चाहिए होगा। तो उस दैट आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि जब आप बैटिंग ऑलराउंडर उसको फैक्टर इन कर लेते हैं तो फिर उसकी जो बॉलिंग में वो इकोनॉमी देता है, बिकॉज वो मेन स्पिनर तो है नहीं, ठीक है? पीएसएल 7 में खुशदिल वाज ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, राइट? मतलब द हाईएस्ट स्पिनर्स में तकरीबन विकेट टेकर था कोई
कितनी 19 विकेटें ली थी उसने। और अभी मैं देख रहा हूँ उसका 182 का स्ट्राइक रेट था PSL 7 में। आई थिंक दैट वाज बाय फार हिज बेस्ट सीजन। लास्ट सीजन मुल्तान ने उसको बॉलिंग में इतना यूज नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली अब्बास आफरीदी, उसामा मीर, एहसानुल्लाह, यू हैड द ऑप्शंस इन दैट फेज कि आपको जरूरत इतनी नहीं पड़ी। बट आई जेन्युइनली थिंक कि खुशदिल के लिए लाइक इफ्तिखार बेस्ट ये है कि वो आखिरी 6 ओवर के फेज में आए, कभी इसी सिचुएशन में ना आए कि 9th ओवर या 10th ओवर में उसको वॉक इन करना पड़े, बिकॉज यू डोंट वांट खुशदिल टू बी थिंकिंग कि यार मैंने अपना बिल्ड करना है, 3-4 ओवर निकालने हैं, फिर वो यू जस्ट वांट हिम टू कम इन एंड लो कि भाई मेरे पास 10 बॉलें रह गई हैं, अब मैंने घुमाना है। And that clarity, I think, gives you a different Khushdil as opposed to a Khushdil that has too much time to think what he needs to do. तो इस पे आप क्या कहेंगे फराज भाई? यार तुम्हारे होते हुए मैं खुशदिल पे कुछ कह तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर छोड़ दिया जाए तो अगले 1 घंटा भी तुम खुशदिल पे ही बात करोगे। और लेकिन तुम ये मैं आई विल गिव इट टू यू कि यू स्टिक टू योर नहीं, एज अ बैट्समैन तो आप रिलेट कर सकते हैं ना कि अगर आप ऐसे टाइम पे आ रहे हैं कि भाई आखिरी 10 बॉलें ही Yeah, रह गई हैं, I तो I एज agree. अपोज टू अगर आप कोई कानी 8 ओवर देखो, पहले आ रहे हैं तो कानी आई एग्री विद, क्योंकि तुम्हारी जो एनालिसिस होती है स्पेशली मुल्तान को लेके, आई डोंट रिफ्यूट दैट एट ऑल। मैं बिल्कुल, क्योंकि काफी अच्छी होती है और तुम्हारी बहुत ऑन पॉइंट होती है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर्स में नहीं जाऊंगा, मैं जनरल एक एज अ क्रिकेट फैन ऑब्जर्वेशन मेरी जो वी अगर जो क्रिकेटर हो जिसके लिए हमें एक्सक्यूजेस बनाने पड़े ना, उस क्रिकेटर के मैं हक में नहीं होता कभी भी। we shouldn't be making excuses for a professional cricketer, ठीक है। That's my thing. I understand your points and you made them on Twitter, you've made it everywhere, and I agree with almost all of them कि circumstances होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेटर जिसकी रोजी रोटी क्रिकेट है, we shouldn't be making excuses for them कि ये सही नहीं था और वो सही नहीं था और इसलिए इसको वो नहीं चला। That's my only thing. Apologists जो होते हैं ना, जो वो मुझे हजम नहीं होता अगेन, बट एज आई सेड इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग प्रॉब्ली। हर आदमी के देखने का नजरिया डिफरेंट होता है, तुम्हारा डिफरेंट है, and I accept that, I respect it and I agree with it, but I'm not all for making excuses for players. ऐसे खुशदिल शाह वो प्लेयर है जो कि जिसको कहते हैं ना पोटेंशियल अनफुलफिल्ड, इसमें टैलेंट और पोटेंशियल ज्यादा है और इसने उतना परफॉर्म बीइंग अ लाहौर कलंदर फैन हमें तो पता है ना यार, इसने जितने दर्द हमें दिए हुए हैं, जो कुटास इसने हमें लगाई हुई है वो हमें ही पता है, और जितनी बेदर्दी से लगाई हुई है वो हमें ही पता है। तो वो परफॉर्मेंसेस ये ना पिछले सीजन में रेप्लिकेट हुई ना इंटरनेशनली। आप ये देखो ना, इंटरनेशनली खुशदिल को जितने भी चांसेस दिए गए 6वें नंबर के ऊपर आके 110 का स्ट्राइक रेट हो गया, दैट्स अ क्रिमिनल स्ट्राइक रेट टू कम समवन कमिंग एट नंबर 6। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल ज्यादा था मगर उतना अभी फुलफिल नहीं हुआ। लेट्स होप कि ये सीजन जो है ना इसका अच्छा जाए। एनीवे, लेट्स मूविंग ऑन फ्रॉम खुशदिल। अगले हमारे पास जो डायमंड कैटेगरी में इनके प्लेयर हैं जी, वो 28 साला लेग स्पिनर फ्रॉम सियालकोट उसामा मीर। यार आपने सुरमा लगाया हो वार्नर का कैच आए, मतलब कि अभी तक मेरा मेरा दिल उदास है यार कि काश वो कैच हो जाता यार। जब सुरमा भी लगा हो फिर क्या मसला है यार, सिंपल कैच आया भाई, कर लो यार। वार्नर पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप चल रहा है, 170 मार गया हमें वो कैच। आप लोग सुबह सुबह उठ के वो दुख भरी दास्तान आप लोगों ने देखी हुई है? मैंने तो सुबह 4 बजे उठ के देखा हुआ है यार वो वाला मैच। मैंने लगाया था बिल्कुल उसके कैच ड्रॉप के बाद, और लोग बातें कर रहे थे, मैंने कहा शायद कोई मुश्किल कैच होगा, भागता हुआ होगा, लेकिन जब मैंने वो कैच देखा, साकिब भाई आपको भी पता, पकानी भी हमारे साथ खेल चुका है, मतलब साकिब भाई मेरी जो रेपुटेशन है, मैं भी शायद वो कैच ले लेता तो मतलब कि मैं तो आसान से आसान कैच गिरा देता हूँ। वो बहरहाल खैर कैच पे तो यार मैं हमेशा ये कहता हूँ, कैच कोई जान के छोड़ता नहीं है यार, तो खैर वो हो गया तो उस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसामा मीर जो एक बात हम लोग कहते हैं हमेशा कि ये उस सिंड्रोम का शिकार रहा है कि जब कोई टीम से बाहर होता है तो हमें वो शेन वॉर्न की सेकंड कमिंग लगता है, और जैसे ही वो टीम में आता है तो फिर वो जो है वो शादाब की सस्ती कॉपी हो जाता है। लेकिन शादाब तो खैर बेचारा बॉलिंग करना ही भूल गया है, होप के पीएसएल उसकी redemption हो, but Osama when he was out of the team and everybody was calling for his name,
उसने डिलीवर नहीं किया उस तरह। मैं भी उसका बड़ा एडवोकेट रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको बिग बैश से ज़्यादा 100 में मैंने देखा था। ही वाज़ बॉलिंग वेरी वेल। ही वाज़ उसकी बैटिंग यार, इसकी बैटिंग, हम विली की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे थे, ही इज़ मच बेटर देन व्हाट ही, अब तो पता नहीं क्या करता है, किसी भी स्टेज पे आके सिर्फ बैटिंग होती ही नहीं है। ही इज़ अ मच बेटर बैट्समैन। एंड मैं इसको ऑब्वियसली आई डोंट नो ओसामा मच, लेकिन ही इज़, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू इन आवर सेटअप राइट नाउ, जो कि उसका आई थिंक ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट, थोड़ा-सा पॉलिश है, थोड़ा-सा ही हैज़ अ बेटर हेड ऑन हिज़ शोल्डर्स, थोड़ा-सा सोचता है गेम के बारे में। सो थोड़ा आर्टिकुलेट किस्म का है। सो आई एम लाइक, ही हैज़ एवरीथिंग ही नीड्स, एवरीथिंग यू नीड टू बी अ सक्सेसफुल क्रिकेटर, बट समहाउ ही इज़ नॉट एबल टू गेट देयर। अभी भी वो लॉन्ग हॉप्स बहुत ज़्यादा करता है। सो ही अगेन, पोटेंशियल इज़ देयर, बट ही स्टिल, और वो जो इसकी एक थी जो कहानी भी काफ़ी बात करता था कि ये लॉन्ग हॉप पे विकेट ले जाता है, आई थिंक अब वो भी उसके हाथ से चला गया है। वो उसमें मैं भी एग्री करता था, शायद उसकी हाइट का उनसर था, या उसकी जो जो पीछे गिरती थी बॉल, वो तेज बैट्समैन एंटिसिपेट करता था कि शॉट आ रही है, लेकिन उस पे एकदम से आ जाती थी, या तो राइज ज्यादा करती थी। इसने बहुत विकेटें ली हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर। वो एक दफा गलती हो सकती है, एक दफा में वो काफी ली थी इसने, अब वो भी नहीं हो रही है इससे। सो आई लाइक हिम, बट आई एम वरिड के ये भी जो है ना, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। वी कैनी, मैं इससे पहले कि लाइक मैं आपको क्यों नहीं दूं, नहीं, मतलब इस कि पे फराज भाई बड़ा जी, सिंपल है ना कि लक जो वाला जो फैक्टर है वो इवेंचुअली रन आउट कर ही जाता है। वो आप खुशदिल के सेंस में ले लेंगे, लोग जो बात करते हैं कि एक आखिरी बॉल अगर आप मारने जा रहे हो, एक इनसाइड एज ही चौका लग जाए, वो दुनिया कोई नहीं याद रखती कि आप कि क्या किस तरह हुआ था, कैसे हुआ था, बस लोग कहते हैं फिनिश करके आ गया, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। उसामा का ये है कि लास्ट सीजन ही, वो जो गिव मी बॉल्स जो लॉन्ग हॉप्स की आप बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मतलब इनसेन अमाउंट ऑफ, वो ठीक है कि विद द हाइट भी आप कह सकते हैं एक एडेड एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा बिट ऑफ बाउंस मिलता है, तो बैट्समैन मारने जाता है, बाज वक्त आपके बल्ले पे ज्यादा ऊपर लग जाता है, तो टॉप एज का आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट। बट आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि इतनी लॉन्ग हॉप्स अगर बंदा हर ओवर में एक एक दो दो करा रहा हो एंड यू आर गेटिंग अवे विद इट सो कंसिस्टेंटली इन अ सीजन, ये एक सीजन का मिरेकल हो सकता है। वैसे तो होता है ना कि एक दो गेम्स का स्ट्रेच हो, बट आई हैव नेवर सीन अक्रॉस अ सीजन कि इतनी एक इंसान को एक चीज पे इतनी कंटिन्यूड लक मिल रही हो। तो उस सेंस में आई थिंक ये सीजन उसामा के लिए बहुत टेस्टिंग होगा, बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट बिलीव कि किसी भी इंसान की लक इतनी ज्यादा स्ट्रेच कर सकती है। लास्ट सीजन उसने कुछ 17 विकेटें लिए हैं इन 12 गेम्स और उसकी 8 की इकोनॉमी थी, एंड ओवरऑल ही प्लेड अ वेरी, मतलब जो उसका रोल था ही प्लेड दैट टू परफेक्शन, राइट, टू गेट मुल्तान इनटू द फाइनल। उस पे कोई वो नहीं है, बट फॉर पाकिस्तान एंड मतलब जनरली वेयर एवर ही इज प्लेड इन द लीग्स, इवन बिग बैश में भी कम दो तीन गेम्स उसने खेले, काफी अंडरवेलमिंग थे, एक आध विकेट ली बट बीइंग एक्सपेंसिव। सो the problem with Osama is कि अभी, because if he's gonna be the main spinner in games that we don't trust Faisal as the emerging player, he will have to break through in the middle overs and he has to be economical. अब वो लास्ट सीजन वाला आपको इतना नहीं मिल जाएगा कि एहसानुल्लाह का, बास अफरीदी का, इतने प्लेयर्स का एक साथ इतना तगड़ा सीजन हो रहा हो। तो मुल्तान रियली नीड उसामा टू हैव अ डायमंड सीजन। बस इतनी सी बात है। यार बिल्कुल आपने सही बताया कि पिछले साल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दे गया था, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दे गया था। आपने सही बोला कि 12 मैच में 17 आउट कर गया था 7.9 की इकोनॉमी के साथ, और फाइनल भी ले गया था। अगर आपको याद हो तो फाइनल में इसने आके मेरे ख्याल में 3 इकट्ठे आउट किए। पहली बॉल पे तो फखर आउट हो गया। फखर को हाइड कर रहा था रिजवान बेसिकली फाइनल में, कि फखर, रिजवान को शक पड़ गया था कि फखर उसामा का वेट कर रहा है। रिजवान ने उसामा को लेट करना शुरू कर दिया, और जब उसामा आया है अच्छा, फखर फखर भाई से मैंने बात भी की, उससे फखर लाला से मैंने कहा कि आप उसामा के वेट करते, कहते यार मैं बिल्कुल उसामा का वेट कर रहा था, और मैंने सोचा था मैं कहता है मैंने अब्दुल्ला को बोला कि मैं इसको 6 छक्के मारूंगा आज, मगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और वो पहली बॉल के ऊपर ही मेरा लगा, और आइंदा के बाद मैंने सोच लिया कि आइंदा के बाद इतनी बड़ी मैंने नहीं छोड़नी। तो ये उसको आउट कर गया। फिर अगली बॉल पे मेरे ख्याल में इसने भट्टी को आउट कर दिया, और देन इसने बिलिंग्स में से या एक वो सिकंदर को भी आउट कर दिया है इसने ना। तो फाइनल भी ऑलमोस्ट ले गया हुआ था ये। तो लेट्स सी कि इस दफा कैसी परफॉर्मेंसेस देता है उसामा मीर। यार वर्ल्ड कप तो इतना अच्छा नहीं गया था इंटरनेशनल वैसे में, मगर ये कि
हाँ। जी, जी। नहीं, साकिब भाई बोले। मैं फराज भाई से एक सवाल करना है, आप अपना पॉइंट पूरा हाँ, करें। बिल्कुल नहीं, बस मैं उसकी रीसेंट फॉर्म बताना चाह रहा था कि वर्ल्ड कप तो आपको पता है कि हमारा जो भी स्पिनर खेल रहा होता है, तो हमें बेंच वाला याद आता है। पाकिस्तान में तो स्पिनर्स का वो हाल हो गया कि अब उस्मान कादिर याद आना शुरू हो चुके हैं हम लोगों को, क्योंकि किसी हमारे स्पिनर से बॉल्स विकेट तो गोली मारो, बॉल स्पिन तो करे नहीं है, स्पिनर का काम स्पिन करना है। तो आजकल इस वजह से मुझे तो अब उस्मान कादिर याद आना शुरू हो गया है। इसने अभी मेलबर्न स्टार से अच्छी डिसेंट खेली है बिग बैश, और अभी फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले में 3 मैचेस खेले हैं, तो उसमें भी कोई मीडियोकर सी परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी नहीं आई। मगर ये कि दैट्स ऑल आई हैव टू से ऑन उसामा। कुछ क्या पूछना चाहते थे, कहिए आप? नहीं, मैं सिर्फ अभी फराज भाई आपने भी देखा होगा, उसने एक बड़ा इमोशनल इंटरव्यू वो किया है ना कि लोग जो जिस तरह अब्यूज करने लगते हैं कि एक मैच आपका अच्छा हो जाए, आप 4-5 विकेटें लें तो आपको सर पे बिठा देते हैं, और फिर मुझे जब वो कैच ड्रॉप हो गया वार्नर वाला, उसके बाद जिस तरह की अपेरेंटली उसके डीएम करके उसको गालियां दी गई हैं, ये और वो, मतलब जस्ट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये कितना आपको लगता है कि उसकी जब वो फील्ड पे उतरता है तो उसकी गेम और उस पे वो फर्क पड़ा है? आई एम जस्ट सेइंग कि बिकॉज कुछ चीजें जो बंदे की आप डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हो ना, कि ये तो हमने बात कर ली कि लास्ट सीजन इतनी स्ट्रेच ऑफ लक पे हमने पहले ही शायद ही कभी पीएसएल में देखा हो कि इतनी लॉन्ग हॉप्स और इतनी फुल टॉसेस के बावजूद भी आप विकेटें निकाल रहे हो, बट from a psychological point of view, how much do you think that kind of abuse affects him when he's stepping onto the pitch? कि even सिंध प्रीमियर लीग टाइप लीग में भी आप उस तरह के स्पिनर नहीं लग रहे हो जो पाकिस्तान का एक मतलब is vying to be the main spinner. You know what I mean? यार मैं सोचता हूँ इस बारे में, मैं अगर कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन होता, सबसे पहला काम तो मैं करता कि सोशल मीडिया अपना बंद कर देता, या फिर मैं किसी एजेंट को या ना किसी इसको पकड़ा देता, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ ये लोग अगर कोई खुद डील कर, क्योंकि आपको पता है आप और हम सोशल मीडिया पे होते हैं, और किस किस्म के लोग हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि वो बंदर के हाथ में जो है ना वो नारियल वाली बात है, कि या बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात है कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है और जिस जो चाहे वो अपना ओपिनियन जो है वो दिखा सकता है। तो वो ओपिनियंस, जो कहावत है ना उसमें कि वो ओपिनियंस आर लाइक एसहोल्स, आई मीन एवरीबॉडी हैज़ गॉट वन बट यू डोंट नीड टू शो इट टू एवरीवन। तो वो हम, लेकिन हमारे जो लोग बात समझते नहीं है। तो वो बात मैं एग्री करता हूँ स्पेशली, और ओसामा मैंने जैसे पहले बोला था कि ही इज़ वन ऑफ दोज़ प्लेयर जो थोड़ा-सा कंपोज़्ड है और आर्टिकुलेट लगता है। और जब बल्कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा था वर्ल्ड कप से पहले, ये लोगों को, कुछ लोगों को जवाब भी दे रहा था, रीट्वीट कर रहा था, मतलब एक्टिव भी था। सो आई थिंक दैट, आई डोंट नो इफ इट्स वेरी हेल्दी, क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया है, एक अच्छी बात होगी, 200 करोड़ बातें जो है वो नेगेटिव आपको सुनने को मिलेंगी। सो आई आई थिंक द बेस्ट थिंग इज, क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉर स्पोर्ट्समैन, क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छा दिन है तो उस पे आपको इतनी तारीफें नहीं मिलेंगी, एक कैच पे या एक बैड डे पे आपको जितनी गालियां मिलेंगी वो एंड जो लोग कहते हैं कि हम शट आउट कर देते हैं, हम सुनते नहीं है, आई डोंट बाय दैट। आई एम श्योर कि ये इंसान है तो आखिर कोई इंसान तो कहानी है, और यंग लड़के हैं तो इफेक्ट तो पड़ता है, मैं इस पर 100% यकीन करता हूँ, लेकिन एज अ पाकिस्तान फैन आई रियली वांट हिम टू सक्सीड, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी। हमें किसी और उस्मान कादिर की जहाँ तक बात है, ये जोक में साकिब भाई ने कहा है लेकिन ये बात गलत नहीं है, क्योंकि उस्मान कादिर पे हमारा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि उस्मान ओवर में एक ड्रैग डाउन दे देता था। आजकल हाल ये हो गया कि ये एक लैंड सही कर रहे हैं। तो वो जो एक ड्रैग डाउन होती थी वो अच्छी लगने लगी है, जो हम वी फाइंड इट फनी बट इट्स ट्रू, बिकॉज़ ओसामा की और शादाब की जो हालत थी वर्ल्ड कप में, इट वाज़ एम्बैरेसिंग एज़ हेल, कि यार एक बॉल अगर लैंड हो जाए तो हम उसको शुक्र मनाते थे। सो वी आर इन, आई मीन एज़ अ नेशन हू हैज़ बीन नोन फॉर स्पिन बॉलर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम बहुत ही एक फास्ट बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स, और एक वक्त ऐसा है कि ना हमारे पास स्पिनर बचा ना फास्ट बॉलर बचा, 120-30 के बॉलर लेके हम जो है वो टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। सो आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेट, इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन नहीं, वी मोर देन मुल्तान, पाकिस्तान नीड्स ओसामा टू सक्सीड, एंड इट्स ऑल डाउन टू कॉन्फिडेंस। वंस ही गेट्स द कॉन्फिडेंस, अगर हर बॉल पे ये एस लेग स्पिन, क्योंकि जैसे कि अच्छा लेग्स, जस्ट टू फिनिश ऑन ओसामा, ये जितने भी हम क्रिकेट देखते हैं हम लोग एक चीज पे तो हम सब अग्री करते हैं
कि लेग स्पिन इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट इन क्रिकेट, ठीक है। और सबसे मुश्किल डिसिप्लिन ही लेग स्पिन है, क्योंकि वो इतना बैक ऑफ द हैंड और फ्रंट ऑफ द हैंड, और आपकी क्योंकि आपके फिंगर स्पिनर इंटायरली डिफरेंट होता है। फिंगर स्पिनर पुट्स द बॉल देयर, लेग स्पिनर जो है उसका आर्ट ही मुश्किल है। तो अगर उसके दिमाग में 50, जैसे कानी ने बोला कि अगर उसके दिमाग में वैसी कि आई कैन नॉट गो रॉन्ग, सो जो फियर ऑफ फेलियर अगर आपके जहन में बैठा हुआ होगा, और फिर आप यू आर डूइंग द परफॉर्मिंग द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट ऑफ ऑल, so with combine that with the fear of failure, so that's a recipe for disaster. But I really hope he's very young and he looks, again, strong-minded player. I hope he comes out of it, not just for the sake of Multan but for the sake of Pakistan. We really do need him. But anyways, moving on from Usama, कौन है अगला? बिल्कुल, बिल्कुल यार, मुझे एक अच्छी बॉल की बात की थी, वो खैर उसने साउथ अफ्रीका वाले मैच में याद करें कि मार्करम को इसने फँसा के आउट कर दिया था और वहाँ पर हमारी गेम बन गई थी साउथ अफ्रीका वाली। मगर वो क्रेडिट हम उसामा मीर को ज़रूर देते हैं कि दैट वाज़ अमेजिंग बॉल, इसने ट्रैप करके आउट किया था। आगे चलते ही हमारे पास डायमंड की आखिरी पिक है, 36 इयर्स ओल्ड लेफ्टी बैटर फ्रॉम इंग्लैंड, डेविड मलान, जो मुझे बहुत पसंद है। डेविड मलान मुझे लगता है कि एक अंडररेटेड प्लेयर है और ये इसको हम लोग ज़्यादा हाईली रेट नहीं करते, जबकि अगर आप देखो कि ये वर्ल्ड कप कितना बुरा गया इनका, इंग्लैंड का, ओडीआई में भी ये बेचारा अकेले ही रन्स कर रहा था उसमें भी। अगर उसमें 300-400 रन्स किसी ने कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं तो ये बेचारा लगा हुआ था थोड़ा बहुत रन्स करने। तो बहुत सॉलिड पिक है यार। लेफ्ट 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 हैंडर का लेफ्ट हैंडर हो जाएगा, वन डाउन के ऊपर भी खेल सकता है, ओपनर भी खेल सकता है, मिडल ऑर्डर में खेल सकता है। पीएसएल बड़े अरसे से खेल रहा है, अगर पहले सीजन से खेल रहा है पीएसएल, तो बीच में कुछ सीजन नहीं भी खेले नेशनल ड्यूटीज की वजह से, मगर ये कि पेशावर ज़ल्मी से काफी दफा खेले हुए हैं, उससे भी खेले हुए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेले हुए हैं, तो इस दफा मुल्तान सुल्तान के रंगों में हमें नजर आएंगे। अगर इनका देखा जाए तो प्रॉपर बैटर है यार, 36 की इसकी, अगर इसकी टी20 एवरेज की बात की जाए इंटरनेशनल्स में, तो 36 की एवरेज है और 132 का स्ट्राइक रेट है, तो प्रॉपर बैटर भी है और डिसेंट स्ट्राइक रेट भी है 132 का। और आजकल अगर इसकी रिसेंट फॉर्म की बात की जाए डेविड मलान की, तो यार ये खेल रहा है ईस्टर्न केप से, साउथ अफ्रीका लीग खेल रहा है, और 2 अच्छी इनिंग्स है किस तरह खेली है, बल्कि एक तो आज ही उसने 40 नॉट आउट की इनिंग्स खेली है। खैर वो टारगेट ही छोटा था, मैं देख रहा था, मगर ये कि अच्छी इसने टॉम एबल के साथ पार्टनरशिप लगा के एक वो छोटा-सा टारगेट इसने कर लिया था 40 नॉट आउट इनिंग्स। मगर ये कि डेविड मलान लेफ्टी वाला रोल ले आएगा आपके पास, एंकर भी कर सकता है और अपने वो 130, 35, 40 के स्ट्राइक रेट से आपको खेल के दे देगा, तो वेरी गुड पिक। क्या कहते हो केनी? आप भी थोड़ा बहुत खुश हैं या नहीं, आप काइल मायर्स के साथ ही जाना चाहते थे? Yeah, Saqib bhai, honestly, I personally would have preferred a more attacking option, right? मतलब because the loss of power that we've had, I thought उसको compensate करने के लिए हमें power play maximize करने के लिए कुछ ऐसा player चाहिए जो consistently नहीं, अगर आपको कैनी power। कैनी उसमें तो रीजा हेंड्रिक्स कर देगा आपको पावर प्ले में। हाँ, वो रीजा इंडेक्स पे अभी हम गोल्ड पे बड़ी एक्सटेंसिव बात करेंगे, बट जस्ट टू कम बैक टू मलान, एक चीज जो मैंने मलान पे कहनी थी कि जो फ्रॉम मुल्तान पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, कि वो रिलायबल है, जो एक डॉलन से रिलायबल होता है, उस सेंस में डेविड मलान जो है वो मुल्तान नो इज समबडी के आपका टॉप 3 अगर हैज में एक प्लेयर जो है दैट कैन प्ले थ्रू द इनिंग्स, राइट, एक रिजवान है, एंड इफ यू नीड, जैसे आप कह रहे हैं, रीजा हेंड्रिक्स टू प्ले एज एन एक्सेलरेटर, और हमें पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जैसे इफ्तिखार है, खुशदिल है, दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन अ फेयर बिट, एंड वी डोंट वांट देयर एंट्री पॉइंट टू बी बिफोर द लास्ट 6 ओवर्स, राइट। मतलब चले 13वें ओवर में मजबूरी में आ गए, अलग बात है, बट आइडियली तो जितना लेट इन दोनों का एंट्री पॉइंट हो उतना बेहतर हो, कि दे शुड हैव द क्लैरिटी टू कम इन, एंड आखिरी 3 ओवर में आपने 35 रन करने हैं, 38 रन करने हैं, दे कैन मैनेज, राइट। बट इतनी सिचुएशन ना हो कि वो गेम आपका फंसा दे, एंड आई थिंक मलान विल गिव यू दैट, बिकॉज एक तरह से बिजी क्रिकेटर है, ही स्कोर्स ऑल अराउंड द ग्राउंड, और वो बिजी इस सेंस में है कि अपना वो आते के साथ ही कोई लेट्स से ही विल डू इट 25 और 15 और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह मलान ने वो किया है। तो ही इज नॉट अ बैशर ऑफ एनी सॉर्ट्स, वो बस टिक टिक करके एक कोई थर्ड मैन पे बाउंड्री निकाल लेगा, एक फाइन लेग पे बाउंड्री निकाल लेगा, वेरी क्वाइट टाइप ऑफ बैट्समैन दैट डजंट मेक टू मच नॉइज बट गेट्स द जॉब डन फॉर यू। तो इतनी ग्लैमर नहीं है उसमें जिस तरह मैं एक अग्रेसिव वो चाह रहा था, but in terms of reliability, I think he gives them what Multan needs. Don't forget former world number 1 batsman है T20 का, तो अभी भी 6वें नंबर पे है, कंसिस्टेंट है। और मुझे तो हैरत है कि अभी इंग्लैंड की टेस्ट टीम से बाहर है, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है आजकल, सो ही वुड हैव बीन, क्योंकि ही हैज दोस गियर्स दैट ही कैन गो थ्रू।
तो And he's good against spin. हाँ, इज़ वन डिमेंशनल नहीं है। और जितना भी हमारा T20 क्रिकेट बैशर्स का गेम बन जाए, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर अ प्रॉपर बैट्समैन, क्योंकि जैसे मैंने पहले काफ़ी दफ़ा इस बात पे टच किया है कि जो जो बिल्कुल बैशर्स जो होते हैं, उनकी लाइफ़लाइन, उनकी जो लाइफ़ स्पैन होता है काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि दे इवेंचुअली गेट फाउंड आउट। क्योंकि अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब जैसे क्लासन हो गया, ही इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल। जब वो आया था उसका स्ट्राइक रेट काफ़ी लो हुआ करता था व्हाइट बॉल में, बट ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन, ही इज़ मेड द ट्रांजिशन। इसने अपने आप को, हफीज़ हमारा था, इट्स अ वेरी ऑड एग्जांपल, लेकिन हफीज़ की टेक्निक हमेशा से अच्छी थी। और हफीज़ का इनिशियल करियर अगर आप देखें बिफोर फैसल बैंक T20 एंड एवरीथिंग, के हफीज़ वाज़ इनक्रेडिबली लाइक 70-60 का स्ट्राइक रेट होता था उसका, बट ही, बिकॉज़ ही वाज़ टेक्निकली साउंड, ही वाज़ एबल टू मेक द ट्रांजिशन इनटू अ basher, sort of a basher. तो टेक्निक मैटर्स अ लॉट इन द लॉन्ग रन। देयर इज अ रीजन ही वाज नंबर 1। हाँ, काफ़ी दफ़ा इस पे इवन इंग्लैंड फैंस ने भी, जो है, मैं पॉडकास्ट में भी सुन चुका हूँ, इस पे ये बात ज़रूर आई है, व्हाइट बॉल में कभी स्लो हो जाता है, बट देयर इज़ अ रीज़न, इसकी डिमांड है, दुनिया भर में खेल रहा है, घाट-घाट का पानी पिया जो हम कहते हैं। सो अगेन ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ, आई वुड से, स्टेबिलिटी एज़ वेल। कहानी की बात सही है कि जो फायर पावर का लॉस मुल्तान को हुआ है, they would have ideally liked to have replaced them with a, power hitter, but he has the ability to change gears as well. So ये आपको दो 2 in 1 player है कि आपको stability चाहिए तो वो भी देगा, लेकिन अगर आपको bashing चाहिए तो he has the ability to do that. So anyways, moving on, who's the next player, साकिब भाई? गोल्ड पे चलते हैं। कैनी हाँ, आज बताएंगे कि क्या सोना लूटा गोल्ड हुआ है इस के दफा मुल्तान सुल्तान ने। हाँ, सोना जो मुल्तान का है वो तो खैर हम पिछले सीजन से लेते आ रहे हैं। अब्बास आफरीदी, आउटस्टैंडिंग सीजन लास्ट ईयर, मतलब इमर्जिंग कैटेगरी में बहुत रेयर होता है कि दो एक टीम विलिंगली दो प्लेयर्स इमर्जिंग खिला रही हो और वो टॉप ऑफ द विकेट टेकिंग लिस्ट आ जाए। अब्बास ने 11 मैचेस खेले हैं और 23 विकेटें ली लास्ट सीजन। इकोनॉमी पे बहुत बात हुई है कि ही इज ऑन द हायर एंड, मतलब ऑलमोस्ट कोई टचिंग 10 की इकोनॉमी है, बट एंड ऑफ द डे वो जिस फेज में ऑपरेट करता है, एक वो और एक बंदा अगर आपको इतनी विकेट्स निकाल के दे रहा हो, एंड देन एंड ऑफ द डे अगर आपके इतने सारे, खास तौर पे पिंडी में जैसे 200 200 220 वाले मैचेस हो रहे हैं, तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट के इवन एन इकोनॉमी ऑफ 9.5 आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर वो इतनी विकेट्स निकाल रहा है। तो ही विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल, एंड आई थिंक उसका एज एन ऑलराउंडर भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स हैं। इस लास्ट सीजन में हमने देखा था फाइनल में उसने बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था टू ब्रिंग मुल्तान बैक इनटू द गेम, जिस तरह उसने हारिस रऊफ वाले ओवर में जो हिटिंग की। तो इस सीजन भी आई होप वी सी हिम कंट्रीब्यूटिंग विद द बैट, बिकॉज पाकिस्तान आल्सो नीड्स वाइट बॉल में एक ऑलराउंडर की फॉर्म में कोई एक प्लेयर उभर के आए। तो क्या कहेंगे साकिब भाई अब्बास पे? अब्बास पे यार उसने बिल्कुल ऑलराउंडर वाला उसमें तो है फुली टैलेंट, मगर यार हारिस रऊफ को मारने का अब हमने कर लिया वो कि अब हम उसको बैट्समैन नहीं मारेंगे जो हारिस रऊफ को मारेगा, क्योंकि यार हारिस किसी से भी मार खा सकता है किसी भी वक्त। मतलब कि हारिस का जब बुरा टाइम आता है ना तो उसको सारे छक्के मारते हैं। पिछले साल हफीज भाई ने भी लगाए हैं उसको, मतलब कि 42-43 इयर्स में एक रिटायर्ड प्लेयर वो भी हारिस को 2-3 छक्के लगा गए थे एक ओवर में। तो वो एक ही लेंथ पे मार खाई जाता है। मगर यार अब्बास का ये कि पहला मैच धानी को मिला था, धानी का वो 40 रन पड़ गए लाहौर के खिलाफ पहले मैच में, तो उसके बाद अब्बास को लेके आए एंड देन ही डिडंट लुक बैक और बॉल ऑफ द टूर्नामेंट बन गया वहां से। और धानी को सिर्फ वो एक मैच ही मिला था पहला। तो आप ये देखें कि एक आपको इमर्जिंग प्लेयर आए और आपको वो ऑलमोस्ट वो टूर्नामेंट जिताने वाले हो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट था। और अभी बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे थे कि कुछ लोग चीख रहे थे कि यार आपके बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट को कोई इंटरनेशनल गेम नहीं मिली और अब चल के पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाली सीरीज में एंड ही वाज इम्प्रेसिव। यार मुझे तो ये इधर भी इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो तो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस करता रहता है ना, तो ये चीज़ चाहिए होती है T20 क्रिकेट में। और इसने ठीक है थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था, मगर जो इसको इतनी ज़्यादा विकेट्स मिली हैं वो अपनी वैराइटीज़ की वज़ह से मिली हैं। वो तो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस, वो बैटर जो होता है वो परेशान ही रहता है कि अब कौन-सी किधर आनी है बॉल, वो तेज़ आएगी, स्लो आएगी, और उसी में इसको अगर आप देखो तो इसको बहुत ज़्यादा विकेट्स मिली थी पिछले साल। तो अब्बास अफरीदी यार बिल्कुल उमर गुल ने अगर ट्रेन किया तो बिल्कुल ट्रेन किया, और पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल में आगे-आगे पाकिस्तान को भी सर्व करेंगे T20 के लिए बहुत अच्छा मेरे ख्याल में प्रॉस्पेक्ट है मुल्तान सुल्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अब कुछ बोलोगे फ़राज़?
जब इसको अभी T20 में बारी मिली थी तो इवन दो कानी ने शो से पहले भी कहा था कि भाई ये हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसको बारी नहीं मिली, लेकिन इसको जब T20 में भी बारी मिली थी तो आई रिमेम्बर सीइंग ट्वीट्स के देखो चाचा अगर बॉलिंग कोच हो तो क्या फायदा होता है। मतलब कि यार आप ये भी तो सोचो कि चाचा या मामू है इसका जो भी है, कि अंकल वहां पे बैठा हो तो फायदा होता है यार। मतलब कि वो कोई पागल का बच्चा नहीं है कि एकदम से किसी को भी खिल यार। मतलब ही हैज विकेट्स बिहाइंड हिम, ही हैज अ होल सीजन बिहाइंड हिम, देयर इज अ रीजन ही इज देयर। बट खैर, और एक जहाँ पे विकेटों के इम्पैक्ट की बात कर रहे थे ना, ट्विटर पे ही एक दिन एक स्पेस हो रही थी तो जिसमें अब कौन सा मैच था, आई थिंक थर्ड था कौन सा, जिसमें अब्बास ने आके दिए तो उसने कोई 40 के करीब रन थे, लेकिन बीच में 2 या 3 विकेटें वो निकाल गया था, जिसकी वजह से हमने न्यूजीलैंड को 250 से समझ लो 190 पे 180 पे रोक लिया था। 190 पहले ही गज पे मैच था मेरे ख्याल में, पहला या दूसरा मैच था, दूसरा था मेरे ख्याल। एनीवेज खैर, तो पॉइंट बीइंग कि मैं उस वक्त लोगों को ये समझा लो कि अरे यार नहीं आप ये, अच्छा लोग स्कोर कार्ड देख के जो है ना वो अपना जहन बना लेते हैं कि नहीं आप क्या ऐसी फालतू में आप उसकी तारीफें कर रहे हैं यार, इसने तो 40 रन खाए हैं। मैंने कहा भाई उसने जो बीच में 2-3 विकेटें निकाली हैं उसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। सो अगेन वो बिगर जो बात आ जाती है ना स्टैट्स की, स्टैट्स डोंट ऑलवेज रिवील द होल स्टोरी। लोग स्टैट्स को देख के या स्कोर कार्ड को देख के जो है ना एक अपने नैरेटिव बना लेते हैं। सो देयर इज अ लॉट मोर टू इट ऑलवेज। सिर्फ स्टैट्स या स्कोर कार्ड हमेशा स्टोरी नहीं बताता है। खैर एनीवेज लेट्स मूव ऑन फ्रॉम अब्बास, हु इज द नेक्स्ट प्लेयर इन गोल्ड। नेक्स्ट प्लेयर है रीजा हेंड्रिक्स। रीजा हेंड्रिक्स पे ज्यादातर बात जो ये है बिकॉज ऑब्वियसली हमने मिडिल ऑर्डर में काफी पावर लूज की है। तो रीजा हेंड्रिक्स की इंडिया वाली सीरीज में ना वो थोड़ा वायरल हो गया था बिकॉज अर्शदीप को और 2-3 इंडियन बॉलर्स को उसने बहुत ही धमाकेदार किस्म की हिटिंग की है। कोच आज तो उसके शॉट्स मुझे याद है मिड विकेट के ऊपर वो ग्राउंड से भी बाहर चले गए थे। बट ओवरऑल अब इवन ऐसे T20 में आप रीजा हेंड्रिक्स का जो रोल देखे ना, दैट इज मोस्टली टू प्ले थ्रू द इनिंग्स। इट इज अ वेरी सिमिलर इन अ सेंस रोल टू व्हाट रिजवान डज एंड इन अ सेंस अ सिमिलर रोल टू व्हाट डेविड मलान डज, राइट। तो उससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि मुल्तान का जो माइंडसेट है वो ये है कि हमारा टॉप 3 मैक्सिमम ओवर्स खेले, तो दे विल नॉट कम विथ लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह अप्रोच होती है कि ऑल गन्स ब्लेजिंग इन द पावर प्ले। दे विल वांट टू मेक श्योर कि द टॉप 3 प्लेज एटलीस्ट मतलब 14-15 ओवर तो खेल के जाएं बिफोर दे लूज टू मेनी विकेट्स, ताकि ये जो मिडिल ऑर्डर है उसका एंट्री जो है वो जितनी डिले हो सके वो उतनी बेहतर है। तो यू वांट टू बी इन अ पोजीशन कि आप लेट्स से 14th ओवर 15th ओवर एंटरिंग करते हुए आप 120 125 के पास हो, कि आपके पास लास्ट 6-7 ओवर्स में इतना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ हो कि आपके ये जो पेस हिटर्स हैं ये आके लॉन्च करें। तो उस सेंस में रीजा हेंड्रिक्स फ्रॉम द प्लेयर्स अवेलेबल आई थिंक इन गोल्ड वाज अ बिट ऑफ स्टील। और खैर वो हिटिंग करने पे आता है तो अभी मैं लास्ट मैच में तो खैर वो डक कर गया, बट उससे पहले शायद 2-3 दिन पहले मैं उसकी इनिंग्स देख रहा था जिसमें उसने कोई 70-75 किए हैं। और उसमें भी उसने कंपैरेटिवली जो स्टार्ट था वो स्लो था कि 23 ऑफ लाइक 18 बॉल्स और समथिंग, बट बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स उसका स्ट्राइक रेट 140 क्लियर कर गया था। तो वो जो फेज होता है कि आपने जब 40-50 क्रॉस किया, व्हेन यू फेस 25 बॉल्स, फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप अगर इतनी बॉल्स खाई है ना तो आप फिर उनके लिए छोड़ के नहीं जाओ। देन यू हैव टू मेक श्योर कि जब तक आप आउट होगे तो आपका स्ट्राइक रेट मिनिमम 140 क्रॉस कर रहा हो। एनीथिंग लेस देन दैट क्रिमिनल तो नहीं कह सकते बिकॉज कुछ बांग्लादेश टाइप पिचेस होती हैं जहां टारगेट ही 120 140 होता है, लेकिन in modern T20 cricket, any less than that is, more often than not, you're going to let your team down. तो उस सेंस में रीजा हेंड्रिक्स बड़ी शातिर पिक है। सिर्फ एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मुल्तान ने रियलाइज की कि उसको पाकिस्तानी कंडीशंस में खेलने का भी एडवांटेज है बिकॉज 2021 में जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी तो 3 T20 उन्होंने यहाँ पे खेले थे और सेकंड मैच पहले में उसने 50 की थी गजाफी स्टेडियम में, सेकंड में जो साउथ अफ्रीका जीती थी उसने 40 की थी। तो ही नोज उस वक्त पाकिस्तान के बॉलर्स आपको याद है उस्मान कादिर, जाहिद महमूद वाले खेल रहे थे, बट एटलीस्ट ही हैज एन आइडिया ऑफ द कंडीशंस के लो बाउंस और वो सारी चीजें, तो बिल्कुल ही कोई एलियन कंडीशंस नहीं होंगी। अच्छा साकिब भाई, कहानी 10:30 हो गया, मैं इजाजत चाहूंगा, मेरा जाने का टाइम हो जाता है। आप लोग शो को कैरी ऑन करें एंड आई विल सी यू गाइस लेटर ऑन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है। चलिए यार रीजा हेंड्रिक्स के ऊपर यार वैसे क्या नहीं, मुझे
वो कई दफ़ा कहते हैं ना टाइमिंग अच्छी हो जाती है, तो इसने बेसिकली चूँकि ड्राफ्ट से 1 दिन पहले इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी 50 कर दी थी और बड़ी तेज़ 50 की थी। तो दैट वाज़ द रीज़न बेसिकली के काफ़ी ये हॉट कमोडिटी ड्राफ्ट वाले दिन लग रहा था कि ये पिक ज़रूर हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे उसी 1 दिन पहले तो उसने 50 की थी। मैंने भी आपको याद होगा मॉक ड्राफ्ट में मैंने इसको पिक कर लिया था, लीज़ा हेंड्रिक्स को। तो यार मैंने इसको टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखा। अभी तक वो एक 50 देखी है इंडिया वाली सीरीज़ में, 1-2 मैचेज़ में और भी मैंने इसके देखे थे। अभी साउथ अफ्रीकन लीग में मैंने अभी इसको इतना ज़्यादा नहीं देखा, इसकी कोई इनिंग्स नज़र नहीं आई मगर आई रिमेंबर कि लाहौर कलंदर की टीम नामीबिया जब एक दफ़ा गई थी तो फाइनल में हमें लड़ गया था, इसने सेंचुरी लगा दी थी। अभी मैंने उसकी उसकी हाइलाइट्स देखी हुई हैं, वो कहीं पर पड़ी हुई थी एक ज़माने में। तो वी विल सी मोर ऑफ रीज़ा हेंड्रिक्स दिस ईयर। लेट्स सी मुझे लग रहा है कि यही ओपन करेंगे रिज़वान के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि यासिर खान सॉरी या वो जो उस्मान खान उसके साथ जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में स्टार्ट तो इसी के साथ करेंगे तो विल सी मोर ऑफ हिम। वैसे जिस सीरीज़ की आप बात कर रहे हो उसमें तो यानेमन मल्लन नहीं होता था ओपनर उसी के या साथ यही ओपनिंग की होता था? थी, अच्छा यानरमन उसी के साथ मलन और करता था। इसने साथ की थी। रीजा हेंड्रिक्स ही उसका स पार्टनर था। अब अच्छा। अब याद है रिजवान ने 100 की थी पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उस मैच में रीजा हेंड्रिक्स ने 50 की थी। वो जो रिजवान अच्छा। का मशहूर हो गया था कि रिजवान छिक्के नहीं मार सकता, फिर एक इनिंग्स में उसने 7 छिक्के मार दिए थे। फिर उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वाले मैच में इसने 50 की थी। सही, 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 बहरहाल सही। अगले प्लेयर चलिए पे चले आगे या बोल्ड के? हाँ, अगले प्लेयर पे चलें। अगले अगला प्लेयर पे प्लेयर है चलें आप। सर रीस टॉपली। रीस टॉपली पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज रीस टॉपली। सिर्फ उसकी इंजरी की बहुत कंसर्न्स हैं और अब तो खैर थोड़ा सा मजाक सा बन गया है। बट द गुड थिंग इज कि ही इज नाउ एटलीस्ट फिट। इवन इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है वो उसने खेली है। अवेलेबिलिटी भी के तौर पे भी हमें कोई इश्यूज नहीं नजर आ रहे। इनफैक्ट मुल्तान की किसी भी ओवरसीज पिक की कोई अवेलेबिलिटी इश्यूज इस वक्त तक नहीं है। राइट, मतलब दे आर ऑल फुली अवेलेबल व्हिच इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मिराकुलस। आप कुछ टीमों का जैसे जल्मी का हाल देखें तो एक बहुत मुआवजा सा ही है। बट रीस टॉपली के लिए आई जस्ट वांट टू से कि डेथ में बिकॉज हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इवन लास्ट सीजन। फाइनल में भी आपने देखा हमने डेथ में कितना स्ट्रगल किया। तो दैट वाज अ मेन रीजन कि हमें न्यू मिडिल ओवर्स में तो अच्छा खासा कर रहे थे बट न्यू बॉल के लिए स्पेशलिस्ट और डेथ के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए था। एंड आई थिंक रीस टॉपली हैज द विट्स। वो पेस इतनी आउटस्टैंडिंग ना भी हो तो ही नोज द लेंथ टू हिट। वाइड यॉर्कर भी उसका बहुत अच्छा है, उसकी वेरिएशन भी बहुत अच्छी है। तो सिर्फ ऑल्टरनेट करना होगा बिकॉज आप देखिए मुल्तान के जो पहले 9 दिन उसमें कोई 6 मैचेस हैं। तो एक एक दिन छोड़ के या एक फरवरी की 21 तारीख को फिर 22 तारीख को बैक टू बैक मैचेस हैं। तो दे विल हैव टू रोटेट क्योंकि रीस टॉपली बहुत नाजुक है तो एक मैच वो खेलेगा फिर एक मैच क्रिस जॉर्डन खेल ले, व्हाटएवर इट इज दे कैन फिगर आउट। बहुत फास्ट बॉलर्स मुल्तान ने पिक किए हैं। तो क्या कहेंगे साकिब भाई रीस टॉपली पे? यार मैंने तो बहुत अच्छी पिक है। मैं तो बल्कि जब वो कराची के फैंस को सजेस्ट करते हैं मैंने कहा कि ये डैनियल सैम से बेहतर तो आप रीस टॉपली पिक कर लेते। एक प्रॉपर बॉलर तो होता ना आपका। मगर ये कि उसका रैशनल भी सही दिया है यार। अभी हैदर भाई के साथ उस दिन इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने डैनियल सैम्स के ऊपर बताया कि यार वो डेथ ओवर्स में अच्छी विकेट्स वगैरह लेता है। मगर रीस टॉपली मेरा ख्याल में एज ए बॉलर ही इज अ वेरी डिसेंट बॉलर। ये नाजुक आपने ठीक बोला, वो जब भी आता है इंजर्ड हो जाता है। एक दफा पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया था, ये मेरे ख्याल में आया ही नहीं था या इंजर्ड हो गया था किसी वजह से या खेला नहीं था, आके इंजर्ड हो गया था। मुझे भूल गया या तो आया ही नहीं था इंजरी की वजह से। अभी वर्ल्ड कप में आई गेस एक आधा मैच या 1-2 मैचेस जो खेला था बहुत अच्छे खेल रहा था मगर वर्ल्ड कप में फिर इंजर्ड हो गया। अभी आईएल टी20 खेल रहा है या साउथ अफ्रीकन लीग, इन दोनों में से साउथ अफ्रीकन लीग खेल रहा है आई गेस ये आजकल, राइट? उसमें ही इज डूइंग डिसेंट। उधर भी मैंने 1-2 मैचेस में इसको देखा था। इसने एक मैच अपनी टीम को जितवाया था, मतलब डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करके एक मैच तो मुझे याद आ रहा है कि तो इज़ अ डिसेंट पिक यार। लेफ्ट आर्म ज़ाहिर-सी बात है कि आप विली को इसको मिक्स मैच करते रहोगे बीच में अगर किसी तो इट्स अ गुड बॉलर टू सिट ऑन बेंच। आप सही कह रहे हो कि आई वाज़ सरप्राइज्ड वैसे कल जो आपका जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है ना, ये सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट उसमें आज जब मैं मुल्तान का ओवरऑल बना रहा था सारा प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशंस तो वो जॉनसन चार्ल्स के आने की वजह से ना काफ़ी मैंने देखा कि उसकी वजह से बैलेंस आया। उसकी रीज़न ये है कि आपने सिर्फ़ 2 इंटरनेशनल बैटर लिए हुए थे प्रॉपर और उसमें नीचे 3 इंटरनेशनल बॉलर लिए हुए थे आपने। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा हुआ है कि आप जॉनसन चार्ल्स को ले आए हो ताकि जिसकी वजह से आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो
वो जो 3 बॉलर उस्मान उठाए हुए थे खान वो भी इंटरनेशनल हो गया ना, देखें वो भी एक। हाँ, उस्मान खान इंटरनेशनल हो गया, मगर उसका वो स्टेचर तो नहीं है ना कि यार जो जॉनसन चार्ल्स का स्टेचर है, हाँ डोनाल्ड नहीं, सच। स्टेचर तो नहीं, लेकिन वो हाँ, ओवरसीज का तो वो हाँ। लेगा ना, तो ये तो। हाँ, ओवरसीज का तो वो लेगा, बिल्कुल सही बात है। और देखेंगे कि उसमें किससे स्टार्ट करते हैं। तो एनीवे यार, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिल्वर। अब इसके बाद सिल्वर से स्टार्ट कर लेते हैं। सिल्वर में पहला जो सिल्वर सितारा है यार, वो एहसानुल्लाह आपके, वो तो वैसे तो मैं समझ रहा था इंजर्ड ही है और नहीं खेलेंगे, मगर चूंकि आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि किसी ना किसी चक्कर में खेल लें, वो तो खुद ही उनकी कह बात कर रहे लेते हैं। हैं यार। अच्छा, तो लेट्स होप कि अल्लाह करे वो खेले इस दफा यार। एहसानुल्लाह का ये है कि वो कहते हैं ना, वो आया और वो छा गया। मतलब कि ठीक है, उससे पिछले साल भी 1 मैच या 2 मैच खेल के वो इंजर्ड हो गया था, मगर ये है कि बहुत हाई होप्स थी पिछले साल ही मुल्तान सुल्तान को कि इस दफा एहसानुल्लाह हमारा जो है वो स्टार्ट करेगा। दे वर रेटिंग वेरी हाई। तो कभी वो एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है किसी भी रूकी फास्ट बॉलर से कि वो आएगा। मगर यार, जो बेस्ट चीज थी पिछले साल एहसानुल्लाह की, पिछले काफी सालों में कोई ऐसा बॉलर मुझे नहीं याद कि जिससे डर लगे। क्योंकि शाहीन हमारे पास होता है तो मे बी अदर टीम्स को डर लग रहा होता है, मगर ये एहसानुल्लाह वो बॉलर था कि जिसके बाद मैं डरता था कि यार इसके जो ओवर है ना, बस इसमें विकेट निकलनी निकलनी है, और वही होता था। आई वाज सरप्राइज्ड कि इसको पावर प्ले में अंडर यूटिलाइज क्यों किया रिजवान ने। उसके पास रिसोर्सेज ऐसे थे, एंड के लिए भी रखने होते थे, तो वो उसको 5वां ओवर या 6वां ओवर ही देता था, और ये आके हमेशा पहले ओवर में कोई ना कोई आउट कर देता था। ठीक ठाक पेस है यार, एक 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 प्लेयर आके आपकी छाती के ऊपर बॉलिंग कर रहा है 145 से 150 वाली। तो अ, यार एक रूकी फास्ट बॉलर के लिए इतनी अच्छी लाइन लेंथ मेंटेन करना, दैट वाज फिनोमिनल। 12 मैचों में 22 आउट कर गया, लेस देन 8 की इकॉनमी के साथ। और क्या चाहिए फिर। अफगानिस्तान वाली सीरीज भी इसने तीनों मैच अच्छे खेले। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे या एक जो टी20 था उसमें कोई विकेट नहीं मिल सकी, मगर ये कि जो ही इसने ये पीएसएल गई है, हम सब ने इसको अपनी वर्ल्ड कप 11 में, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी ने वर्ल्ड कप 11 में डाल लिया हुआ था एहसानुल्लाह को। ही इज डेडली गुड। आई रियली होप कि ये बहुत जल्दी रिकवर करे और मुल्तान को भी सीजन जिताए, बल्कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाए। तो क्या कहोगे आप एहसानुल्लाह के? मैं फाइनल वर्ड में ही कहूंगा कि पहली दफा कोई एक ऐसा बॉलर अगेन मुझे लगा जिसे डर लगा प्रॉपर कि ये आएगा और हमारी बैंड बजा देगा, मगर जो शाहीन ने किया वो भी कुछ अच्छा नहीं था। और उसने, यार शाहीन ने ये किया कि वो सारा फियर एक ही ओवर में खत्म करके तो उल्टा रिजवान के जहन में डाल दिया कि इसको अगला ओवर नहीं देना, और वो रिजवान वहां पर गलती कर गया। और लाहौर कलंदर जो है वो फाइनल जीत गया कि आपने वो पूरा टूर्नामेंट एक बॉलर आपको लेके चला है, आपको आउट करके दे रहा है रॉ पेस के साथ। ठीक है, उसका एक ओवर में शाहीन का दिन था, लक थी, जिगरा था, जो मतलब कि 150 के बॉलर को आप हट हट के छक्के मार रहे हो। मगर मेरा ख्याल में अगला ओवर इसी का बनता था, देना चाहिए था, उसके बावजूद भी देना चाहिए था, वो अनवर अली का नहीं बनता था। या आप क्या कहोगे इस पे? 100% साकिब भाई, इस पे तो खैर कोई शक ही नहीं है। आई 100% एग्री विथ यू। आई थिंक एक सेंस में आप इसको मैच लूजिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। इवन दो शाहीन ने एक ओवर में आके, ठीक है, उसके इतना मारा था कि हिज कॉन्फिडेंस वाज डाउन एंड आउट। रिजवान ने इसमें पब्लिकली भी बाद में जस्टिफिकेशन दिया है कि मैंने जो एहसानुल्लाह की हालत देखी, उस हालत को देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे एक और ओवर उससे इस वक्त कराना चाहिए। तो देन उसने कहा कि आई वांट टू प्रोटेक्ट हिम या जो भी। क्योंकि इसने आई गेस आई इसने वुडंट। वाइड, हाँ, इसने 2 छक्के खाने के बाद वाइडें बहुत करना शुरू कर दी थी, नहीं, इधर-उधर बिकॉज़ ही बॉलिंग बहुत लॉस्ट स्टार्ट कर दी। कंप्लीट कंट्रोल। हाँ, वो होता है ना कि वो उसको हाँ। हेडलाइट्स उसकी आंखों में, उसको समझ नहीं आ रहा है कि शाहीन ने मुझे कहाँ बांध के खड़ा कर दिया। एंड इट वाज इनक्रेडिबल फॉर समबडी, साकिब भाई, जिसका इतना आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट हो कि एक-एक टीम को उसने पकड़ के मतलब दबोच लिया था। खासतौर पे क्वेटा वाले मैच में आपको याद होगा कि पहले 4 ओवर 5 ओवर में आप मैच खत्म कर दो, कि कोई वो ही ना रहे। तो इट्स टफ, लेट्स बी ऑनेस्ट। इंजरी के बाद किसी भी टाइप की इंजरी, बट स्पेशली फास्ट बॉलर की एल्बो वाली जो इंजरी होती है, वो जो आपने एक्सटेंशन हिट करना है, बहुत टफ होता है। और आई डोंट नो, मैं वीडियो जो उसकी देख रहा था, इंटरव्यू, वो अपने आप को कन्विंस करने के लिए होता है ना, बाज वक्त वो फास्ट बॉलर को वो होता है कि यार मैं तो पहले से भी ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहा हूँ। बट आई डोंट नो वो 140 वाली उस पे ही आएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। मे बी इनिशियली वो, जिस तरह हमने बहुत से फास्ट बॉलर्स को देखा इंजरी के बाद, उसको थोड़ा सा
134 135 वाला बॉलर बन जाए, but for Pakistan I really hope that he's up and above 145 as soon as possible. मेरा एहसानुल्लाह से अगर एक गिला है तो वो ये है कि उसकी फील्डिंग इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। ठीक है, मतलब अल्लाह माफ करे, इंटरनेशनल क्रिकेट में यू कैन नॉट अलाउ अ फील्डर लाइक दिस। ठीक है, मैं मुल्तान का ऑब्वियसली बहुत एविड सपोर्टर हूँ, आई डोंट लाइक सेइंग समथिंग लाइक दिस, बट एक जेन्युइन वल्नरेबिलिटी है कि आप इस तरह के फील्डर को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ही इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, बहुत जो रॉ पेस चीजें आपको चाहिए वो है, बट अगर इसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, ऑब्वियसली मुल्तान के लिए, तो आई होप ही डजंट कॉस्ट अस इन द फील्ड। ठीक है, फाइन लेग पे उस पे आप बाज वक्त इतने कैचेस नहीं आते, यू नो, और सिंगल विंगल बंदा थ्रो कर ही देता है, बट आई जेन्युइनली होप ही डजंट कॉस्ट अस इन द फील्ड, एंड आई होप कि वो मुल्तान उसको तभी इंट्रोड्यूस करे सीजन शुरू होते के साथ ही नहीं, बट लेट्स से 4-5 मैचेस हो जाएं, वो नेट्स में उसको थोड़ा ऑब्जर्व करे कि उसकी पेस है, रिदम है, फिर उसको लाए। ये नहीं कि वो कि बस सीजन स्टार्ट हो रहा है तो आते के साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उतारनी है, उसमें शायद एहसानुल्लाह का नुकसान हो जाए। वैसे ही है यार। अगले प्लेयर पे चलते हैं यार। तैयब ताहिर, 30 इयर्स ओल्ड राइट हैंडर बैटर फ्रॉम गुजरात, बल्कि खारियां से हैं, चूंकि जिला गुजरात लगता है तो शायद क्रिकेट इन्फो ने इस वजह से लिखता है, मगर मेरे आई एम श्योर कि वो खारियां से उनका ताल्लुक है। पीएसएल में कराची किंग्स से पिछले साल खेल रहे थे, 5 मैचेस खेले, 147 रन किए, 144 का स्ट्राइक रेट था। ही हैड अ डिसेंट पीएसएल। और हैदर भाई से मैंने इस दफा पूछा था पिछले वीकेंड पे कि हैदर भाई व्हाई नॉट तैयब ताहिर, तो कह रहे थे कि तैयब ताहिर वाज समवन के जिसके ऊपर हमने काफी डिबेट की एंड वी रियली वांटेड टू पिक हिम, मगर किसी वजह से वो नहीं पिक कर सके। नहीं, उन्हें और तो रिटेन वो करना था, पिक क्यों करना था? नहीं, वो मुझे ये था कि ड्राफ्ट में दोबारा, चलो उधर तो अच्छा, फंसे हुए नहीं थे ना लेकिन उन्हें रिटेंशंस पहले में। तो जाने दिया ना, मतलब हाँ। हाँ, मगर राइट टू मैच भी तो होता है ना, मैंने उसकी बात कर रहा था कि ड्राफ्ट में चल के राइट टू मैच कर लेंगे, तो वो भी मैंने पूछा उनसे कि चलो आप रिटेन नहीं कर सके कि आपने 8 रिटेंशन होती हैं, अब वहां पर नहीं जगह बनी, तो होता है ना ड्राफ्ट में चल के राइट टू मैच आपकी 9वीं पिक हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, वो मैंने बेसिकली क्या सिराजुद्दीन पिक किया हो ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वो नोट डाउन किया हुआ था कि हमने सिराजुद्दीन पिक करना ही करना है सिल्वर की पहली पिक में। उसके बाद फिर वो किसी ट्रेड में इनकी पास पिक नहीं थी, तीसरे सिराजुद्दीन राउंड में तो चल के इमर्जिंग है थी। ना, इमर्जिंग। सिराज नहीं, सिल्वर की जो अरफात भी उन्होंने मिन्हाज की पहली, बात कर रहे हैं शायद। हो सकता है फिर अरफात में नाज, जो भी उन्होंने सिल्वर की पहली पिक की है, तो कह रहे थे कि मैं बेसिकली तैयब ताहिर पे अगर वो लगा देता तो मैं उस बॉलर को ना पिक कर सकता। मुझे सराजुद्दीन किसी तरीके से मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह उन्होंने सराजुद्दीन की बात की है, अभी मैं देख लेता हूँ कि उन्होंने सिल्वर में लेकिन पिक सिराजुद्दीन तो किया है। 100% आमिर खान, मे भी आमिर खान ना किया हो, हाँ, क्योंकि आमिर खान। अरफात में नाज भी है और आमिर खान भी है, तो हो सकता है आमिर खान की बात कर रहे हो बेसिकली। तो बात वही है कि राइट टू मैच में कहता है कि फिर नहीं, फिर जब तक मैंने, मेरे पास दोबारा टर्न आई थी, वो निकल चुका हुआ था, तो मैं, मेरे पास वो, जब मुल्तान ने पिक किया है उसको, तो मेरे पास वो राइट टू मैच की ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उस राउंड में मेरी बारी ही नहीं थी, समथिंग लाइक दिस। तो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी इसने पिछले साल, और पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है, और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल भी अब इसने डेब्यू अफगानिस्तान वाली सीरीज में किया था ना, अफगानिस्तान वाली सीरीज में इसने पाकिस्तान के लिए वो भी कर लिया था। नेशनल टी20 इसने लाहौर वाइट से खेला, 11 मैचों में 220 रन किए हैं, मगर स्ट्राइक रेट वाज रियली रियली डाउन, स्ट्राइक रेट सिर्फ 111 का था। जब आपने पीएसएल 144 के स्ट्राइक रेट पे खेली, तो आई एम सरप्राइज कि इनका नेशनल टी20 का स्ट्राइक रेट इतना क्यों था। कोई रीजन, कोई ना कोई तो होगी। अभी गनी क्लास से मैं देख रहा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। एनीथिंग यू नीड टू ऐड ऑन तैयब ताहिर, क्या आपकी बस होप्स है दो इस साल छोटी से? चीजें, तैयब ताहिर एक तो फील्डर बहुत जबरदस्त फील्डर है, मुल्तान नीड पीपल लाइक दैट इन द फील्ड, एंड वो राइट टू मैच की आप बात करें, अच्छा है उन्होंने नहीं किया, बिकॉज मुल्तान को स्पिन हिटर की तो मिडिल ऑर्डर में बहुत सख्त जरूरत थी। ठीक है, यासिर खान का आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि वो है, वैसे तो वो भी ओपनर है, हेंड्रिक्स भी ओपनर, यू नो, मलान भी टिपिकली टॉप 3 में खेलता है, रिजवान भी ओपन करता है। तो एज ए स्पिन हिटर हम बहुत लैक कर रहे थे, बिकॉज इफ्ती खुशदिल एज यू नो स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन। तो तैयब का बिटवीन द ओवर्स ऑफ 7 and 15 अगर आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें, 146 का स्ट्राइक रेट है, एंड मुल्तान रियली नीड दैट इफ दे आर गोना गो विद दैट कॉम्बिनेशन विद तैयब एट 4,
राइट, आफ्टर मिलान। तो उस सेंस में मुल्तान को बहुत ज़रूरत थी कि एक स्पिन का एक प्रॉपर आपको एक ऐसा प्लेयर मिले जो इनिंग्स को लंबा भी ले सकता हो, और अगेंस्ट स्पिन वो हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री निकाल दे। ये नहीं कि आप वो डॉट बॉल करके वो स्पिनर्स का ओवर पूरा कर रहे हैं, एंड आपका जो रन रेट है, जो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि वो 8 सवा 8 का होता है, स्पिनर्स के ओवर्स खत्म होते होते वो 7 सवा 7 के करीब आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू लीव अ गुड 20 रन्स ऑन द टेबल। तो तैयब विल ब्रिज दैट गैप। बिल्कुल ऐसा ही है यार। तैयब मेरे ख्याल में इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, और लेट्स सी कि मुल्तान सुल्तान में बस पेस के जॉनसन अगेंस्ट थोड़ा चांस। सा स्ट्रगल करता है वैसे साकिब भाई, बट स्पिन का बहुत अच्छा हाँ, प्लेयर है। स्पिन का तो बहुत अच्छा है। पेस के ऊपर वही, इसका भी वही वाला आजम खान वाला मसला ही है कि जरा तेज शॉर्ट बॉल छाती पे जो आएगी ना थोड़ी सी ऊंची, उसके ऊपर उसको अपनी शॉट्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पुल और हॉकी इतनी अच्छी हैं। अम, अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं यार, हमारे राइट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम लाड़काना शाहनवाज धानी। धानी की स्टोरी बड़ी मजेदार है कि वो आया और छा गया था, मगर पिछले साल उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है कि इंटरनेशनल भी खेल गया, मगर फिर मेरे ख्याल में उससे पिछले सीज़न कुछ इंजरी की भी चक्कर हुआ, और पिछले साल पहले मैच में जो कि परफॉर्मेंस नहीं आई, तो उसके बाद फिर अब्बास अफरीदी आए। अब्बास अफरीदी जो है वो धानी की जगह ले गए। मगर जो सीज़न ये आप लोग जीते थे उसमें ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था या इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न बना था, समथिंग लाइक दिस, इमर्जिंग राइट? इमर्जिंग ब्रेक थ्रू इमर्जिंग प्लेयर किया ऑफ द था सीज़न। उसने। ब्रेक थ्रू किया था, मुझे याद है लाहौर की बैंड ही बजाई थी भाईजान उसने, मुझे याद है मैं जुमा पढ़ के आ रहा हूँ तो पता चला धानी हमारे सारे आउट कर चुका हुआ है। तो हमने 6 आउट किए थे उसने उस मैच में। तो धानी जो है वो दोबारा इन्हीं के साथ हैं, डायमंड में पहुंच गए हुए थे, मगर ये कि किसी ने ड्राफ्ट में पिक नहीं किया, रेलीगेट होते होते सिल्वर तक आए, और मुल्तान सुल्तान ने अपने प्लेयर को अपने पास ही रखा। पिछले साल एक मैच ही खेला था, 40 रन दे के एक आउट किया था, मगर एक नेशनल टी20 उसका ओके गया, नॉट बैड। 6 मैचों में 9 आउट किए हैं, 8 की इकॉनमी के साथ। इट्स डिसेंट नेशनल टी20। तो क्या आप देखते हो धानी को प्लेइंग 11 से, देखते हो आपके स्टार्ट करेगा प्लेइंग 11 में, या क्या It आपके? it depends a lot on Ehsanullah's fitness. I think that is the main factor. वरना तो दानी एंड मोहम्मद अली की भी हम सिल्वर में आगे बात करेंगे, वो भी सिंध प्रीमियर लीग का आई डोंट नो फॉर्म को कितना आप काउंट करें ना करें, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड देयर, बट रोटेशन तो मुल्तान को बहुत जरूरी होगी। हम अभी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की भी आगे बात करेंगे। मुझे इनिशियली अभी तो 19वें 20वें में फिर भी जॉनसन चार्ल्स और वो ऐड हो गए, वरना मुझे बहुत खदशा था कि वी पिक्ड वे टू मेनी बॉलर्स, राइट। आई वाज लाइक थोड़ी सी मतलब 2-3 एक बैकअप बैट्समैन होना चाहिए था, एक प्रॉपर स्पिन हिटर तैयब के अलावा और होना चाहिए था। बट ऑन धानी वो उसकी आपको पता है सर्जरी हुई नाक की, एंड विद दैट ही वाज आउट, और फिर पाकिस्तान के लिए कैंप के लिए वो हो गया। फिर वहाब ने अपेरेंटली कहा कि वो तो फिट ही नहीं है, इसको बुला लिया है। फिर ही केम बैक टू सिंध, और उसके 3 दिन बाद वो फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा था। वो अजीब और गरीब ही कहानियां हो रही होती हैं हमारे सिस्टम में। बट ही मिस्ड, जो आप बात कर रहे हैं नेशनल टी20 में, ही मिस्ड अ लॉट ऑफ द गेम्स इनिशियली, राइट। लेकिन फाइनल में जैसे ही वाज प्लेयर ऑफ द फाइनल, ही बोल्ड एन अमेजिंग स्पेल। और रिसेंट फॉर्म में इवन अभी जो सिंध प्रीमियर लीग है उसमें भी काफी वो विकेट रेगुलरली ले रहा है। तो बिकॉज जो पूल अवेलेबल था, आपको याद है जलमी ने सलमान इरशाद को वो कर लिया था आरटीएम, तो उसके अलावा गोल्ड में कोई लोकल फास्ट बॉलर्स जो अवेलेबल थे उसमें धानी वाज आई थिंक स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, एंड ऑब्वियसली मुल्तान का प्रोडक्ट है तो इट्स नाइस टू कीप हिम। बिल्कुल, बिल्कुल। अगले प्लेयर पे चलते हैं यार, 31 साला राइट आर्म फास्ट फ्रॉम मुंडा सियालकोटिया, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आपको पता है पाकिस्तान के लिए टेस्ट टीम जब खेले थे तो हमें थोड़ा-सा उनका पता चला था। 2 टेस्टों में सिर्फ 4 आउट ही उन्होंने किए थे, मगर वो जिस तरह की विकेट्स होती हैं, वहाँ पर आउट करना वैसे भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए इतना मुश्किल होता है, बड़े-बड़े सीनियर बॉलर्स को उन विकेट्स के ऊपर विकेट्स नहीं मिलती। मोहम्मद अली का नेशनल टी20 जो है उसने 9 मैचों में 11 आउट किए हैं, 8 की इकॉनमी के साथ, व्हिच इज़ डिसेंट। और अभी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं सुई नॉर्दर्न से, और मगर 5 फर्स्ट क्लास मैचेस जो मैं उनके देख रहा था, उनका कोई सारी 2-3 विकेट या 3 विकेट से कम ही थी, तो मीडियोकर सीजन है। मोहम्मद अली इस दफा बेंच वार्म करेंगे, और इतना वार्म करेंगे वो बेंच सिर्फ वार्म ही रहेगा, उसके ऊपर बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि शायद उनको कोई गेम मिले, मगर पीएसएल यू नेवर नो। बड़ा लंबी गेम्स होती हैं, 12-13 गेम्स होती हैं, तो यू नेवर नो, इंजरीज भी हो जाती हैं, किसी केस में मिल जाए, मगर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंच। एनीथिंग टू ऐड ऑन मोहम्मद अली?
सिर्फ ये कि एक बंदा जो 40 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका हो ना, उसका डिसिप्लिन में वो जो रगड़ा खाया होगा उसने, दैट हैज वैल्यू, राइट? बिकॉज यू नो ही इज समबडी दैट कैन गिव यू कंसिस्टेंटली एक ही पैच पे वो 4-6 बॉलें आपको देगा। ये नहीं कि एक इधर वो वाली। पेस ज्यादा नहीं है। आई आई पर्सनली डिडंट थिंक कि वो कोई T20 बॉलर है, बट अभी मैंने कुछ उसकी देखी है कि T20 के लिए उसने अपनी जो यॉर्कर है वो बहुत इंप्रूव की है। सिंध प्रीमियर लीग में आज मैं देख रहा था, वो एक यॉर्कर पे मिडिल स्टंप तोड़ दी उसने। अपना किसकी नाफी की तोड़ी है, पता नहीं किसकी तोड़ी है। तो आई डोंट थिंक ही विल गेट मेनी गेम्स, बट जितने फ्रीक्वेंटली मैचेस हैं एक एक दिन छोड़ के, तो अच्छा है कि एक प्लेयर अवेलेबल होगा एक्सपीरियंस्ड के, खुदा ना खास्ता यू नो सोर मसल्स तो आप किसी को एक आध मैच खिला दें। हाँ, हो सकता है कि अगर धानी परफॉर्म ना करे तो हो सकता है फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर भी, क्योंकि आपके जो डेविड विली भी लेफ्टी है, टॉपली भी लेफ्टी है, क्रिस जॉर्डन है आपका, ठीक है, मगर आपको लोकल में अगर राइट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए तो उसमें धानी का फिर बैकअप जो होंगे मोहम्मद अली होंगे। हो सकता है कोई किसी किसी कंडीशन में कोई एक आधी गेम मिल जाए। अगले प्लेयर जी हमारे पास 28 साला फ्रॉम कराची, तो लिखा होता है क्रिकेट फन के प्रोफाइल में उस्मान खान है हमारे पास, मगर आई गेस वो पीछे से इफ आई रिमेम्बर लाहौर के करीब एक कोई शहर है कोट लखपत में के वाली साइड से, या मुरीद के शादरा, लाहौर के करीब किसी टाउन से हैं बेसिकली। क्रिकेट इन्फो पे इनका कराची लिखा आता है, बट आई नो उसका, मैंने कुछ इंटरव्यू सुने हुए हैं, उसने कहा कि मैंने वहां से क्रिकेट जो थी ना वहां से स्टार्ट की थी। पीएसएल में इस दफा अगर आपको याद होगा शान मसूद को रिप्लेस किया था इन्होंने, और जब वो आए और छा गए, सेंचुरी लगा दी, आते साथ ही 120 रन की इनिंग्स खेल दी। किसके खिलाफ थी? कैस को कोयटा के खिलाफ होगी, कैस को छक्के लगा फास्टेस्ट रहा था। 100, फास्टेस्ट PSL 100, रायली को भी बीच फास्टेस्ट में किया। पीएसएल 100। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है वो कैस को बहुत छक्के मारा था, कैस आ रहा था और छक्के खा रहा था, कैस अहमद जो है अफगानिस्तान के लेग स्पिनर। तो वो जो चारों मैच खेला था यार वो अच्छे खेला था, उसमें 167 रन इसने किए थे, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था। फाइनल में भी आपको याद होगा इसने शाहीन अफरीदी को ठीक ठाक पावर प्ले में काफी बाउंड्रीज हिट की थी इन्होंने। तो अभी जो अच्छी बात है, ठीक है, अभी वो यूएई की तरफ से तो प्लेयर अब तो एज ए इंटरनेशनल प्लेयर ओवरसीज प्लेयर हो गए हैं। मगर ये कि गल्फ जायंट से आजकल खेल रहा है और मिडल ऑर्डर में खेल रहा है 5वें नंबर के ऊपर, और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। हर मैच में 20 30 40 रन है उसके वो। तो अब देखो कहाँ पर वो एक ओपनर है। देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट आजकल की, हर बंदा कहता है ना कि लाहौर ने इतने ओपनर्स उठा लिए, उस टीम ने इतने ओपनर्स उठा लिए। भाई आजकल ज्यादा अच्छे तरह बैटर्स जो होते हैं ना वो खेलते टॉप ऑर्डर के ऊपर हैं। तो फिर जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप जाते हो तो फिर आपको अपना नंबर नहीं मिलता, क्योंकि हर टीम ने काफी ओपनर्स उठाए होते हैं। तो उस्मान का ये कि गल्फ जायंट में इनके 5वें नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहा है और हर मैच में स्कोर कर रहा है, तो गुड थिंग कि वो फॉर्म में है इस टाइम पे। तो क्या कहोगे आप उस्मान पे? नहीं, इनिशियली साकिब भाई, आई डिडंट थिंक इट मेड सेंस बिकॉज ओवरसीज की आपकी 4 ही पिक्स होती हैं जो आप खिला सकते हो। एंड आई जस्ट थॉट जिस रोल के लिए उस्मान को पिक किया गया है, वो दे वी हैड प्लेयर्स टू फुलफिल दैट। वो अलग बात है, ही इज अ मुल्तान प्लेयर, वी हैव सीन व्हाट ही हैज डन लास्ट सीजन। आपने जैसे अभी उसकी 100 की बात की, एंड देन आल्सो बैकअप विकेट कीपर वाला ऑप्शन दे देता है। बट आई जस्ट डोंट सी हिम गेटिंग मेनी गेम्स, क्योंकि स्पेशली हमने अब जॉनसन चार्ल्स को भी पिक कर लिया, वो भी बैकअप विकेट कीपर हो सकता है, खुदा न खास्ता इफ वी नीड। एंड आई थिंक regardless of whether it's in the top 3 or if it's at 4, between Johnson Charles and Usman Khan, my preference would be Johnson Charles, right? तो वो डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, बट आई थिंक उसके इतने चांसेस नहीं होंगे इस सीजन। सही। चलें ठीक है, अब ओवर टू द इमर्जिंग पिक्स। आप स्टार्ट करें इमर्जिंग के ऊपर। इमर्जिंग में यासिर खान वाली जो पिक है ना, वो मजेदार इसलिए बिकॉज आई कुडंट बिलीव कि क्वेटा ने वो ऑब्वियसली उमर बिन यूसुफ के ऊपर RTM कर लिया था फॉर वट एवर रीजन किया था, बट जिस तरह का नेशनल T20 यासिर खान का गया है, राइट? आप पिंडी की टीम को तो सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट उसने कैरी किया है। आप उसका स्ट्राइक रेट देखें, आप उसके ओवरऑल रन जो उसने किए हैं वो देखें। वो बात अलग है कि आप एक बंदा ओपनर रन करता है, फिर आप अगर आप उसको 4 पे खिलाएं, फिर वो आउटपुट देगा नहीं देगा वो अलग बात है, बिकॉज इंटायरली डिफरेंट कंडीशंस। अगेन, नेशनल T20 की बॉलिंग क्वालिटी और PSL की बॉलिंग क्वालिटी में भी जमीन आसमान का फर्क है। बट रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑफ दैट, इमर्जिंग में इस तरह का प्लेयर आपको मिल जाना इज अ मैसिव स्टील, राइट? एंड यासिर खान का तो अभी क्वेटा के लिए लास्ट सीजन इसने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी। उससे पहले मुझे याद है इवन जल्मी के लिए व्हेन ही प्लेड,
ही हैड अ फ्यू वेरी गुड इनिंग्स, राइट? और वो पावर प्ले में ऐसा फियरलेस किस्म का प्लेयर है कि ही इज नॉट ऑलवेज इन कंट्रोल, बट एक उसमें क्लैरिटी है कि मैंने ये जो दायरे का फेज है उसको मैक्सिमाइज करना ही करना है. तो मे बी समटाइम्स मुल्तान कैन बी स्मार्ट इनफ टू सेंड हिम एज अ पिंच हिटर and push Malan to 4, कि Malan has to play through the middle overs. इस तरह की स्मार्टनेस आपको कभी कभार दिखानी होगी. But I'm very happy that Multan have Yasir Khan. बिल्कुल, वैसे आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि क्वेटा ने उसको रिटेन नहीं किया। ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट की तरफ गए हैं, अपना जो उनका पाकिस्तान क्लब या उमर सोसाइटी का जो ख्वाजा ख्वाजा नाफी नाफी. है, वो भी सुना है कि अच्छा खेल रहा है, उसका सिंध प्रीमियर लीग उसकी अच्छी चल रही है। मगर ये कि यासिर खान जितनी रेड हॉट फॉर्म में था और अब वो डोमेस्टिक में भी स्कोर करके दे रहा था, और बहुत तेज़ करता है आके स्कोर। तो ख्वाजा नाफी भी तो ओपनर ही है ना यार, तो ये भी इसको कहीं न कहीं यासिर खान भी मगर तेज़ चल रहा था, मगर चलिए ठीक है, लेट्स सी, ये तो फ्यूचर विल टेल कि यासिर खान स्कोर करेगा या ख्वाजा नाफिज स्कोर करेगा, मगर मेरिट के ऊपर उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यासिर खान की रिटेंशन या फिर ड्राफ्ट में चल के दोबारा पिक बनती थी। बहुत अच्छा यार उसका नेशनल टी20 गया है, और ज़ल्मी आपने सही बोला, ज़ल्मी से खेले फिर क्वेटा से खेले, तो लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या परफॉर्म करते हैं। तो अगली आपकी इमर्जिंग पिक कौन-सी है सर? अगली फैसल अकरम है. you'll remember this is from the शान मसूद ट्रेड. उस पे बहुत इनिशियली बात हुई थी कि शान मसूद जैसा प्लेयर जा रहा है. एक आई नो पिक भी हमें और मिली थी सिल्वर कैटेगरी में. बट फैसल का ये है कि इनिशियली वो ऑब्वियसली कराची गया, ही डिडंट गेट मेनी चांसेस इन इमर्जिंग, बट ओरिजिनली तो है मुल्तान की प्रोडक्ट. एंड अली भाई, अभी उन इंटरव्यू होगा तो हम उनसे पूछेंगे भी. ही हैज इन्वेस्टेड बिग टाइम इनटू फैसल अकरम. ये जब 16 साल का था तो ही वाज टेकन टू द यूएस. वो यूएस ओपन में फीचर कराया, ही वेंट विद अली शफीक. तो और जो सुल्तान्स की जो इमर्जिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर अगर सुल्तान्स की आप अपनी पीडीपी देखें तो फैसल अकरम वुड प्रोबब्ली बी द फेस ऑफ दैट. एंड देन अगेन लोकल बॉय. सिर्फ कुछ जो उसकी कंसर्न है वो उसकी पेस पे है, कि बाज लोगों को है कि यार उसकी बॉल टर्न होती भी है फिर इतनी स्लो होती है कि बैट्समैन के पास इतना टाइम होता है वो निगोशिएट कर लेता है. तो ही हैज टू गेट अ लिटिल बिट क्विकर थ्रू द एयर. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये जो लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन वाला एंगल है, ये इतना एक अनोखा एंगल है कि हर टीम ने ना, अब हमने जैसे देखा शम्सी हो गया, फरीदून हो गया, ये वकार सलाम खेल है, सुफियान मुकीम है. तो एवरी टीम वांट्स अ वेपन लाइक दिस नाउ, बिकॉज ये वैरायटी इतनी रेयर है. आप वर्ल्ड कप में देखें, हम हर मैच में तकरीबन लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसे हैं, चाहे कुलदीप हो, चाहे नूर हो, चाहे वो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैसल को इस सीजन, अगर आई कांट सी हिम प्लेइंग ऑल द गेम्स, बट मोस्टली शायद 2-3 गेम्स में जो चांसेस मिले तो ही हैज टू मेक एन इंप्रेशन, बिकॉज लॉन्ग टर्म आई थिंक ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मुल्तान सुल्तान्स. वैसे आपने पेस की जो बात की है कैनी, उसमें यार सम टाइम अगर लेंथ अच्छी हो ना, अगर आपने पीछे खींच के रखी हो, तो उसमें अगर स्लो पेस ज़्यादा ना भी हो ना, तो वो नहीं खेली जाती अगर आपकी लेंथ अच्छी हो, लाइन लेंथ। आपने होबार्ट हरिकेन का एक बॉलर देखा होगा, पैट्रिक डूले, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है बेसिकली। यार वो है तो स्लो, मगर वो बहुत स्लो बॉल करता है, मगर उसकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी होती है, वो कभी मुँह में नहीं डालता, वो पीछे ही होती है, बल्ले के पीछे ही होती है, तो वो नहीं खेला जाता वो। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेसिव, मतलब कि इम्प्रेस हूँ, पिछले 2 सालों से वो होबार्ट से खेल रहा है पैट्रिक डूले। उसकी पेस नहीं है उसके पास, मगर ये है कि उसने बाँध के रखा होता है, विकेट्स भी उसको मिलती हैं, और वो इकोनॉमिकल भी रहता है बेसिकली। तो नहीं, चलें। ऑर्थोडॉक्स में और सिर्फ रिस्ट स्पिन में साकिब भाई, आई थिंक देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दिस, बिकॉज़ बिग बैश का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. एक बंदा है वो बहुत ही उसकी एज हो गई है, वो 45 कुछ इसका अभी भी खेल रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर स्टीव ओकीफ. वो भी बिग बैश खेलता है और उसकी बॉल यकीन करें इतनी स्लो आती है. मोस्टली उसकी जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती है. रिटायर हो गया इस दफ़ा। नहीं नहीं, इस सीजन फाइनल, खेल रहा था, खेल हाँ, रहा था. मगर फाइनल फाइनल में रिटायर हो गया है। अच्छा, फाइनल में रिटायर हो गया, ठीक है. हाँ, हाँ। वो इतनी स्लो उसकी बॉल आती थी कि मोस्ट ऑफ देम दे आर बीटन फॉर पेस, बट नॉट बिकॉज़ वो रश हो जाते हैं, बिकॉज़ दे प्ले द शॉट टू अर्ली. और इतनी उसकी विकेट्स वो सेम पैटर्न से उसने लिए हैं. तो ऑर्थोडॉक्स में समटाइम्स यू गेट अवे विद इट, स्पेशली विद द हार्म आई एक्शन. जो रिस्ट स्पिनर्स है ना, जैसे कुलदीप हो गया, नूर हो गया, दीज आर इवन तबरेज वो शमसी, क्विक होते हैं। बिग एग्जांपल, बिकॉज़ अनलेस यू आर क्विक थ्रू द एयर, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, आपके सामने आजम खान आ गया, आप क्या करोगे? मतलब आप तो कुछ चीजें इंसान को सोचनी पड़ती हैं. यार सोचनी तो पड़ती है, आज़म खान काफ़ी लोगों के सामने आया, मगर जब हम पाकिस्तान नेशनल टीम में आता है, तो फिर वो नहीं लगती उससे।
चलिए एनीवे यार, अगली पिक की तरफ चलते हैं और अगली पिक हमारे पास है जी सप्लीमेंट्री की पिक में क्रिस जॉर्डन पिक किया, 35 इयर्स ओल्ड इंग्लिश बॉलर जो कि बारबाडोस में पैदा हुए थे। आजकल वो कहते हैं ना मर्सनरी प्लेयर जो इधर एक लीग खेल रहे होते हैं फिर उधर दूसरी लीग खेल रहे होते हैं, जिस दुनिया जहान की लीग जिस टाइम पे क्रिस जॉर्डन खेल रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी से भी खेलते रहे हैं, इस्लामाबाद से भी एक सीज़न खेले हैं, कराची किंग्स से भी एक सीज़न खेले हैं और इस दफ़ा वो मुल्तान सुल्तान के हत्थे चढ़ गए हैं। तो बात ये है कि क्रिस जॉर्डन का बड़ा अच्छा करियर रहा इंग्लैंड की तरफ से। मैं अगर पिछले 1-2 सालों में देखा जाए, स्पेशली यार वो असल में 2021 वाला वर्ल्ड कप जो था ना, जो इनका शायद सेमीफाइनल था या इंग्लैंड का पड़ा था या कोई एक मैच एंड में एक बड़ा क्रूशियल मैच पड़ा था न्यूजीलैंड से, तो उसमें डैरेल मिचेल ने क्रिस जॉर्डन की काफ़ी धुलाई कर थी, तो वहाँ से मैंने देखा इसका डाउनफॉल। मुझे ये था कि क्रिस जॉर्डन मैच जिता जाएगा, मगर ये कि लेटली ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लिटिल एक्सपेंसिव। अब क्रिस जॉर्डन में वो बात नहीं नज़र आई जो कि 3-4 साल पहले तक भी होती थी। इवन कराची से भी जो पिछले से पिछले साल खेला था, एक मैच जो लाहौर के खिलाफ जिताया था, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। डेविड वीज़ा के खिलाफ भी बहुत अच्छे तेज़ यॉर्कर, लीथल यॉर्कर मारे थे उसने। यॉर्कर इसका अभी भी अच्छा है, मगर मुझे लग रहा है कि कुछ लाइन लेंथ का या पेस वगैरह रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव जाना शुरू हो गया है। बिग बैश इसने अभी खेली है, 10 मैचेज़ में 9 आउट किए हैं उसने। अभी आजकल गल्फ जायंट से खेल रहा है। विकेट्स तो मिल रही हैं मगर ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मगर स्टिल यार जितना एक्सपीरियंस है उसपे एज़ एक्सपीरियंस हेड राइट आर्म फास्ट में आके डेथ ओवर वगैरह में आपको निकाल देगा, मुझे लगता है कि स्टिल अ गुड चॉइस। क्या कहते हो आप क्रिस जॉर्डन पे? साकिब भाई, आई थिंक दिस ऑल बॉयल्स डाउन टू प्लेयर पूल। मतलब कि जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, अगर उसकी रिलेटिविटी में आप बात करें, तो आई थिंक क्रिस जॉर्डन स्टिल अ वेरी रीजनेबल पिक, स्पेशली बिकॉज रीस टॉपली की इंजरी कंसर्न्स की जो हमने बात की है, जो रोटेशन की हमें ज़रूरत होगी, वी ऑल्सो नीडेड समबडी हु कैन बैक दैट अप एट द डेथ। और रीसेंट फॉर्म, आई एग्री विथ यू, इज अ कंसर्न। आई थिंक ही इज बीन अंडरवेलमिंग। इवन बिग बैश में उसने 1-2 मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं, बट वो कंसिस्टेंटली नहीं होता कि पूरा सीजन अच्छा खेले। इवन मुझे याद है पीएसएल जब उसने कराची किंग्स से खेले थे, 1-2 मैचेस उसने बहुत अच्छे खेले हैं, बट ही इज नॉट समबडी दैट कंसिस्टेंटली 4 ओवर्स आपको एक रिलायबल वो दे रहा था, व्हिच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ओवरसीज पिक। तो आई थिंक ही स्टिल अ वंडरफुल यूटिलिटी क्रिकेटर फॉर टी20 क्रिकेट। बहुत तगड़ा फील्डर है, लेट ऑर्डर में आपको हिटिंग भी करके दे देता है, ही इज इनक्रेडिबली फिट, डेथ ओवर्स भी अच्छे करता है। बट यू नीड a level of consistency from an overseas player। ठीक है, आपके लोकल प्लेयर्स में सिल्वर वाले होते हैं, इमर्जिंग वाले होते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दे कैन बी वेवर्ड, दे कैन बी एक्सपेंसिव, बट जब आप ओवरसीज प्लेयर एक डेथ स्पेशलिस्ट खिला रहे हो, और वो अगर डायमंड के पैसे तोड़ रहा है या प्लैटिनम के पैसे तोड़ रहा है कमर्शियल वगैरह मिला के, तो यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, तो वो क्रिस जॉर्डन को डिलीवर करनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है यार। और अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। सप्लीमेंट्री की जो आखिरी पिक जो मेन ड्राफ्ट हुआ था उसमें जो आखिरी पिक की थी आफ्ताब इब्राहिम को पिक किया था आप लोगों ने, और 19 इयर्स ओल्ड है, फास्ट बॉलर फ्रॉम कराची वाइट्स। कराची से ताल्लुक शायद होगा। नेशनल टी20 में 8 मैचों में 8 आउट किए उन्होंने। इनकी जो इकॉनमी थी वो 8.6 की थी। पाकिस्तान जूनियर लीग में देख रहा था, हैदराबाद की तरफ से इन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग खेली थी। मैंने आज मैं उसके हाईलाइट पैकेज देख ही रहा था, तो मैंने एक मैच देखा था कि आफ्ताब इब्राहिम की जब बॉलिंग उसमें आई तो वो एक ही ओवर में बासित अली ने 5 चौके लगा दिए थे इनको। तो मगर ये कि ओवरऑल डेफिनिटली कोई ना कोई चीज़ देख के मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया है। वैसे बासित अली भी पता नहीं, वो लग तो रहा था कि बासित अली पाकिस्तान को एक नया सितारा मिल गया, मगर ना पिछले साल किसी ने पिक किया, ना इस साल किसी ने पिक किया। तो टेल मी मोर अबाउट आफ्ताब इब्राहिम यार कैनी। सॉरी, अंडर 19 लेवल पे तो जो हमारे कोच हैं अब्दुल रहमान, ही इज आल्सो वर्कड विद हिम, एंड ही सॉ जो ऑब्वियसली जो इमर्जिंग के मेन फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस थे, मोहम्मद ज़ीशान हो गया, उबैद शाह हो गया, जो पॉपुलर पिक्स थी वो जा चुकी थी बाय द सेकंड राउंड। एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट दे वांटेड समबडी के हम कॉम्बिनेशन के लिए, अगर इमर्जिंग में हमें किसी हाल में फास्ट बॉलर खिलाना पड़ गया, तो आफ्ताब इब्राहिम की नेशनल टी20 में सिंध के लिए, ही सॉरी सिंध या कराची वाइट्स के लिए जो खेला है, ही हैड अ प्रीटी डिसेंट रीजनेबल परफॉर्मेंस। इवन फाइनल का आखिरी ओवर उसने प्रेशर ओवर निकाल के दिया। तो ऑलराउंडर का भी प्रोस्पेक्ट कुछ हद तक कहते हैं, मैंने इतनी बैटिंग उसकी नहीं देखी है, दे से ही कैन डू अ फेयर बिट ऑफ हिटिंग, अपेरेंटली वो प्रोस्पेक्ट बन सकता है, रॉ उसमें वो है, नथिंग दैट ही इज डन एट दिस लेवल कि आप उसको ऑलराउंडर कह सकें, बट रॉ है पोटेंशियल।
तो इमर्जिंग लेकिन में अमर्जिंग में क्वालिफाई कर रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, तो इमर्जिंग में मुल्तान इस दफा तो बड़ा हैवी खेला है कि 4 प्लेयर, मोहम्मद शहजाद, फैसल अकरम, यासिर खान एंड आफ्ताब इब्राहिम आर प्लेयर्स दैट यू नो आप यू कैन प्ले इन द इमर्जिंग कोटा। एंड मोर देन दैट, ये जो कोचेज हैं आपके, मोहम्मद वसीम ने पीटीवी पे, इवन अंडर 19s पे, सुल्तान एकेडमी में मोहम्मद शहजाद के साथ बहुत डिटेल्ड काम किया है। अब्दुल रहमान ने आफ्ताब इमरान के साथ अंडर 19 लेवल पे काम किया है, तो दे नो व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ द प्लेयर्स। उनने जो चीजें देखी हैं, तो एंड देन द थिंक टैंक हैज ट्रस्टेड देम कि यार चलो इस रोल में अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये वो फुलफिल कर सकता है। तो दैट इज, अब सप्ली की बात करें, जॉनसन चार्ल्स की। बिल्कुल सर, आप जो ही बात करेंगे मैं जॉनसन जॉनसन चार्ल्स को चार्ल्स आपके की मैंने सामने ले बात आऊंगा। इसलिए करनी है क्योंकि बहुत से हमारे जो पावर प्लेयर्स थे, जैसे हमने शो के शुरू में बात की थी, रायली रूसो गया, टिम डेविड गया, पॉलार्ड गया, वी आल्सो लॉस्ट शॉन मसूद एट द टॉप, वी लॉस्ट टिम डेविड एज वेल। तो जॉनसन चार्ल्स गिव्स अस अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा पावर इफ वी नीड, कि कुछ आध कॉम्बिनेशंस में लेस से हमने इनिशियली ट्राई किया, और रीजा हेंड्रिक्स और मलान और रिजवान वाला कॉम्बो इतनी पावर हमें नहीं दे रहा है, हमारे जो ओवरऑल बैटिंग है वो फॉल शॉर्ट कर रही है। तो देन वी हैव द रूम कि हम यासिर खान को ओपन करा दें रिजवान के साथ हाइपोथेटिकली, और फिर हम जॉनसन चार्ल्स को 4 पे ले आए। वैसे तो अभी ILT20 में भी आप देखें, जॉनसन चार्ल्स बहुत जबरदस्त हिटिंग कर रहा है। एक आध मैच में फेल हो जाता है बिकॉज ही प्लेज हाई, वेरी हाई रिस्क क्रिकेट, बट ही गिव्स यू what मुल्तान needs for PSL level, कि सेल्फलेस प्लेयर है, बहुत ब्रूटल हिटिंग करता है, स्पिन को भी अच्छा मारता है, पावर प्ले में भी हिटिंग कर लेता है, एंड ऑल्सो बैकअप विकेट कीपर। सही है यार, जॉनसन चार्ल्स मेरे दिल से बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि मुझे इस वजह से पसंद है, ये जिगरे से खेलता है, ये कहीं पर भी इसको रोल दे दें, जिस तरह मिडिल ऑर्डर के बीच में मुल्तान ने हिस्टोरिकली इसको खिलाया हुआ है। खैर उस दिन हमने उस सप्ली ड्राफ्ट वाले दिन, हमने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट वाले दिन इस पे काफी बात कर ली थी, मगर ये कि ओपनिंग भी कर लेगा, बैकअप विकेट कीपर भी है, मुल्तान के लिए खेला भी काफी दफा हुआ है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेता है, जिगरे से खेलता है, और मेरा ख्याल में इट्स अ वेरी स्मार्ट पिक। उसकी रीजन ये है कि मुझे ये था कि एक और तगड़ा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में इनके होने चाहिए किसी कॉम्बिनेशन में, अगर आपको खिलाना पड़ जाए, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ तैयब ताहिर, खुशदिल शाह एंड इफ्तिखार। अगर आप उन तीनों को फिनिशिंग के लिए रोल दे दोगे तो आई एम नॉट श्योर कि वो तीनों इकट्ठे कर लेंगे। और अगर फर्ज करें कि शुरू में तैयब ताहिर के साथ ही आप जाते हो और किसी वजह से मैचेस फिनिश नहीं होते, तो एटलीस्ट आपके पास एक रिसोर्स हो मिडिल ऑर्डर में जिसके ऊपर आप रिलाई कर सको, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो आई डोंट थिंक सो इनकी जगह बनेगी। विद रीजा एंड्रिक, उस्मान खान पहले ही बैठे हुए हैं, तो उससे बेहतर है कि एक वो प्लेयर आपने ले लिया जो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड पिक यार। आप मुझे बताइए कि एक और प्लेयर भी आपने मेरे ख्याल में बैटर उठाए हैं, उस्मान खान या जो नहीं, भी मोहम्मद शहजाद। उनका। हाँ, मोहम्मद शहजाद, उसके उनके बारे में जरा बताइए। Mohammad Shahzad, at one point I thought Quetta would pick him because Nabil Bhai is a big fan and वो उनकी नज़रों में काफ़ी रहे हैं, but as I said, मोहम्मद वसीम ने उनके साथ बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है। इवन लोधड़ा में जो ऑफ सीजन में ये तरीन एकेडमी में कैंप किया था, where they called अरशद इकबाल and Zameen Gol and all, तो उसमें भी कैथरीन डाल्टन जो बॉलिंग कोच हैं, इयन पॉन्ट ने काम किया, जूलियन वुड ने उसकी पावर हिटिंग पे काम किया है। अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। मतलब कुछ अंडर 19 के प्लेयर्स होते हैं जो वो फर्स्ट क्लास स्टेप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 सीजन, बिकॉज आप यूज टू नहीं होते कि आप 128 130 की पेस खेल रहे हो, फिर 100 ऑल ऑफ अ सडन आप 138 140 वाली पेस खेल रहे हो। इट टेक्स लिटिल व्हाइल, राइट? स्पेशली वो जो छाती वाली बॉलिंग आप बात कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। बट इस सीजन मैंने देखा है उसने जो अपने बिहाइंड स्क्वायर वाले शॉट्स हैं, ये जो लेट कट हो गया, पुल हो गया, उस पर बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, एंड नाउ ही लुक्स लाइक ही बिलोंग्स, राइट? तो ऑप्शंस बहुत है इमर्जिंग कैटेगरी में। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इफ दे कैन फिट हिम इन, इफ नॉट दिस सीजन, लॉन्ग टर्म तो आई थिंक देयर इज अ प्रोस्पेक्ट, बिकॉज अभी उसकी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है। हमने, आपको याद होगा, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट वाले दिन भी बात की थी, बट दे सी रॉ पोटेंशियल। उसको कैलिस का निकनेम ही इसलिए दिया गया है बिकॉज दे थिंक कि he can be the kind of batting all-rounder that Callis was, that can pitch in a few overs, get you the odd wicket, not extreme pace, but or batting में can be like a proper number 3 or number 4 for you. So that's the hope. चलिए यार, यही हमारी सारी पिक्स थी। अब हम चलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस और रेटिंग की तरफ, और इससे पहले कि
हम स्ट्रेंथ, वीकनेस और रेटिंग की तरफ चलें, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। कैनी, जरा थोड़े से मसले मसाइल वाला अब आ गया है ये सेगमेंट, जिसमें आपने स्ट्रेंथ बतानी है, वीकनेस बतानी है और इनिशियल रेटिंग देनी है, टॉप 3 बॉटम 3। स्ट्रेंथ्स क्या मुल्तान की लग रही हैं? स्ट्रेंथ तो काफी है, मगर आप आपके मुंह से सुनेंगे हम। Strength, the biggest strength is obviously death bowling को बहुत improve किया है compared to last season. Bowling को overall, compared to last season, I think the bowling attack is now more sort of complete. Last season ठीक है, we were very fortunate, जैसे मैंने शो के शुरू में कहा, with Abbas, with Ahsanullah, with Usama Mir having outstanding seasons, जो कि आपको उस position पे ले गया, and then you had the power जो बीच में थी, Riley Rousseau, Tim David, Pollard, कि आपको इवन 180 वाले गेम्स, 200 वाले गेम्स भी आप निकाल गए, राइट? यू कांट अफोर्ड टू डू दैट इन मोस्ट सिचुएशंस, तो इसलिए बहुत वाइटल था कि और हम आप लोगों को ये सानल्लाह और अब्बास अफरीदी की वजह से आप लोगों को उनकी जॉश लिटल की कमी भी महसूस नहीं हुई। और 100% मगर ये कि जॉश लिटल वाला भी डेंट हालांकि लगा था, उसके बावजूद भी मुल्तान सुल्तान ने हालांकि प्लैटिनम का आपका प्लैटिनम पिक की प्लेयर, थी, हाँ एग्जैक्टली। प्लैटिनम पिक आपकी जाया हुई थी, मगर उसके बावजूद, मगर ये कि वो फौजी जो एक लेफ्ट आर्मर आया था उसने शेल्डन काफी मार कॉटरेल खाई का थी तो उस नाम वजह भी ना लें साकिब भाई, तो अब बेहतर है अभी। अच्छा भला हमारा मूड चल रहा से। है बट सही। वो बेचारा भी, खैर उसने पहला अच्छा, क्वालिफायर बॉलिंग के अलावा क्या स्ट्रेंथ्स वगैरह है आपके नहीं, आपके? अभी मैं इस पे सिर्फ कहना चाह रहा था कि ये जो हमारा टेम्पलेट है ना, जो वैसे मैंने शुरू में कहा कि हम पहले एक बैटिंग ओरिएंटेड टीम थे, कि इतनी पावर थी कि बॉलिंग जो भी करे हमने 180 वाले गेम, 200 वाले गेम, 220 वाले गेम, इतनी पावर है हमने निकाल लेनी है। टॉप ऑर्डर में रिजवान शान की स्टेबिलिटी थी, प्लेटफॉर्म सेट होगा, और फिर आपके पास पावर हिटर्स के पास इतना वो फ्रीडम होगा कि दे कैन कम एंड एक्सेलरेट। इस सीजन आपका पूरा जो बेस है वो बिकॉज उखड़ गया है। नाउ यू आर अ bowling centered team. Now you are entirely relying on your top three, your Rizwans, Riza Hendricks, Malan, to play 15-16 overs to get you to the point कि आप एक defendable target कर सकें, because आपके जो hitters हैं, तैयब is being the only exception here, जो best 11 वो बना सकते हैं। इफ्तिखार खुशदिल स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, यू डोंट वांट देम टू कम टू अर्ली, वो गेम फंस जाएगा आपका इफ यू लूज टू मेनी विकेट्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्तान के लिए कि पेस हिटर्स, जैसे मैंने कहा, वो लास्ट 5-6 ओवर्स में ही आए, वरना बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। तो वीकनेसेस, मेन चीज ये है कि आई स्टिल थिंक आवर बैटिंग इज मच मच वीकर देन लास्ट सीजन। मतलब अगर लास्ट सीजन हमारी बैटिंग 4 आउट ऑफ 5 या 4.5 आउट ऑफ 5 थी, तो इस सीजन आई वुड से इज मे बी एट 2.5 आउट ऑफ 5, राइट? स्टिल मलान हो गया, रीजा हेंड्रिक्स हो गया, यू हैव स्टेबिलिटी बट यू डोंट हैव द काइंड ऑफ अग्रेशन। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉप ऑर्डर को देखें, आप जल्मी को देखें, आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देखें, इवन लाहौर को कुछ एक्सटेंट तक आप देखें कि साहिबजादा फरहान जिस तरह की क्रिकेट इस सीजन नेशनल T20 खेलता आया है, जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जिस तरह की स्ट्राइक रेट से फखर जमान पिछले 3 सीजन ऑफ PSL खेल रहा है पावर प्ले का, तो यू विल नॉट मैच दैट इन द पावर प्ले एनीवे, राइट? बिकॉज आपका टेम्पलेट ही वो एक्सेलरेटर वाला नहीं है। इसलिए आपके मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी होगी, ये कि आखिरी 5 ओवर में, 6 ओवर में वो अगर टीम की जरूरत है तो 12 रन, 13 रन, 14 रन इन ओवर कर सकें, ताकि यू कैन कवर 60-70 रन इन दैट। तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग वीकनेसेस इन द बैटिंग। आई थिंक द स्पिन के खिलाफ बैटिंग बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं, बहुत कंसर्न्स हैं, बट बॉलिंग के लिए आई एम क्वाइट हैप्पी। आई थिंक वी आर डूइंग मच बेटर एज अ बॉलिंग यूनिट। एंड जहां तक टॉप 3 और बैटिंग 3 एज अ बैटिंग यूनिट, तो आई थिंक वी आर डेफिनेटली टॉप 3, but because I think bowling unit is comparatively much stronger, so we are just cutting into the top 3. I think we're exactly number 3rd for me in overall squad. ओवरऑल स्क्वाड पे आप टॉप 3 में आपने रेट किया है। या स्ट्रेंथ में मैं बताऊं कि पहले तो मुझे आप लोगों का कप्तान बहुत पसंद है मुल्तान सुल्तान का, तो इनके पास कैप्टन जो है बहुत स्ट्रांग है। रिजवान एज ए बैटर, रिजवान एज ए कैप्टन, रिजवान एज ए लीडर। तो हर टीम के पास इतना अच्छा कप्तान नहीं होता, तो मुल्तान के पास बहुत बड़ा एज है। दे हैव अ गुड, फिर एक ऐसा प्लेयर जो कि सर्टिफाइड आपको 550 रन करके दे रहा है हर सीजन में तकरीबन, तो वो बहुत बड़ा है। फिर सेकंड बात ये है कि इस दफा भी इन्होंने ड्राफ्ट बहुत अच्छा किया, तो बेंच जो है वो बहुत अच्छा बनेगा मुल्तान सुल्तान का। फिर ये कि ये जो जॉनसन चार्ल्स वाली पिक करके इन्होंने अपने मिडल ऑर्डर को भी थोड़ा सा और बेहतर कर लिया कि किसी कॉम्बिनेशन में
वो जो आप फायर पावर की बात कर रहे हो, मेरा ख्याल में जॉनसन चार्ल्स उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं जो मिडिल ऑर्डर में फायर पावर की आप कमी की बात कर रहे हो। फिर सेकंड एक और इनके पास बड़ा, यार आप लोगों के पास काफी प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप लोगों के पास ये जो दोनों स्पिनर है ना आपके, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद, तो आपके पास ये 6वीं 7वीं बॉलिंग वाली ऑप्शंस जो है ना, एक लेफ्ट आर्मर होगा, एक राइट आर्मर होगा, तो आप राइटी के अगेंस्ट उसको लगा दें खुशदिल को, और लेफ्टी के अगेंस्ट आप इफ्तिखार को लगा दें, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आप लोगों के पास। तो वीकनेसेस की अगर बात कर ले, कैनी का राब्ता मवासलाती सियारे से हमारे साथ मुनक़ता हो चुका है, तो कैनी जो ही आते हैं मैं दोबारा ऐड कर लूंगा, मगर मैं आई विल कंटिन्यू द वीकनेसेस। तो वीकनेसेस में कंटिन्यू, बल्कि कहनी आई गई हैं, उनको मैं ऐड कर लेता हूँ, और वो किसी तस्वीर के दूसरे रुख से हमारे साथ इस दफा, तस्वीर का दूसरा रुख कहते हैं ना, तो ये तस्वीर के दूसरे रुख के साथ हमने दोबारा ऐड किया है। वीकनेसेस की बात कर रहा था मैंने, स्ट्रेंथ की बात कर ली कहनी मैंने, वीकनेसेस की बात कर लें तो यार इस दफा एहसानुल्लाह नहीं है, और एहसानुल्लाह का वाइड पूरा करना, आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी उसका वाइड पूरा किया जा सकता है, लगता नहीं है 150 का कोई और पेसर इतनी एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करे। राइले रूसो वाली एक बहुत बड़ा खला है, ऑफ कोर्स। डेविड मलान स्कोर तो जरूर कर देंगे, मगर जाहिर बात है 170 वर्सेस 130, ठीक है डेविड मलान 140 तक तो ले ही जाएंगे, क्योंकि 130 जो डेविड मलान का स्ट्राइक मतलब कैरियर स्ट्राइक रेट है, मगर जब वो पिंडी की कंडीशंस, लाहौर की कंडीशंस में बैटिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स वो 130 पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पिछले साल बाबर आजम का पावर प्ले स्ट्राइक रेट 155 था। तो मलान 170 तो नहीं, मगर मुझे लग रहा है मलान कैन डू 140 145, उसके ऊपर तो मलान जरूर करेगा। मगर रूसो वाज अ गेम चेंजर, कोयटा के 2 मैचेस तो प्लेट में रख के देता था मुल्तान को, कि ये 2 मैच तो ये आपको मैं दे रहा हूँ, वो वाइड है इनके पास। फिर ये जो लेट मिडल ऑर्डर में इनके पास 3-4 थे ना, टिम डेविड, मिलर, पोलार्ड, ठीक है, ये 3 प्लेयर वो इस दफा नहीं है। तो बैटिंग में जो मुझे लग रहा है कि रायले रूसो को तो चलो हमने बात कर ली ना, कि रायले रूसो तो नहीं मिल सकता, मगर डेविड मलान इज देयर, सो आई आई 5-10 रन का फर्क हो सकता है, मगर उससे ज्यादा का नहीं है। मगर ये फिनिशिंग में आपने जब ये 3 अब लोकल प्लेयर्स ले लिए, अब लोकल प्लेयर्स फिनिश कर सकते हैं या नहीं, दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। खुशदिल शाह लुक्स लाइक आउट ऑफ फॉर्म, इफ्तिखार अहमद लुक्स लाइक आउट ऑफ फॉर्म, तैयब ताहिर इज नॉट टेस्टेड। अगर आप जॉनसन चार्ल्स के साथ नहीं जाते, और अगर आप तैयब ताहिर और अगर आप ये इनके साथ इफ्तिखार खुशदिल के साथ जाते हैं, तो देखना ये है कि ठीक है डेविड विली तो नीचे होंगे, मगर आपका मेजर चंक तो यही आपके मिडिल ऑर्डर होंगे ना। तो वो देखना है कि ये लोग, ये तीनों बैटर आपके कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आई हैव क्वेश्चन मार्क। एंड और ये फिनिशिंग, जिन टीम्स में फिनिशिंग वाले मसले आए हैं, आपने देखा है उन्होंने रदरफोर्ड को क्वेटा ने प्लाटिनम में क्यों पिक किया है, क्योंकि ये वाला मसला आ रहा था। पोलार्ड को कराची ने क्यों पिक किया पहली पिक में, क्योंकि फिनिशिंग वाला मसला आ रहा था। तो जिन टीम को ये फिनिशिंग वाले मसले आते हैं, वही जानती हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है 5वें 6वें नंबर के ऊपर। लाहौर इज फॉर्चुनेट के डेविड वीजा ने हिस्टोरिकली परफॉर्म करके वहां पर कितने मैचेस डेविड वीजा ने जितवाए हुए हैं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये 6वें 7वें 5वें 6वें 7वें नंबर वाला। सिकंदर रजा बट आगे लाहौर में तो उन्होंने थोड़ा सा 180 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल दिया। तो देखना ये है कि इफ्तिखार अहमद, जिनका मतलब 6वें नंबर के ऊपर स्ट्राइक रेट 130 के करीब ही है, खुशदिल शाह की फॉर्म, और फिर देन तैयब ताहिर इज अनटेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ रोल। तो मेरे ख्याल में दैट्स द ओनली इशू जो मुझे इशू लग रहा है उनका, वो ये लेट मिडल ऑर्डर में लोकल प्लेयर्स का होना लग रहा है। अगर जॉनसन चार्ल्स कैन सॉल्व दैट इशू, अगर आप क्रिस जॉर्डन को ना खिलाएं और किसी धानी के साथ चले जाएं, तो आप ऊपर बैटर्स जो है ना, ये चार्ल्स चार्ल्स वाली पिक से वो काफी मसला सॉल्व हो सकता है मेरे ख्याल में। ठीक है, रीस टॉपली और क्रिस जॉर्डन जो है वो आपके जाएंगे बेंच के ऊपर, मगर आपकी बैटिंग जो है वो शॉर्ट हो सकती है जॉनसन चार्ल्स की वजह से। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। एनी लास्ट थॉट्स ऑन मुल्तान सुल्तान्स, कैनी? बस ये कि आई थिंक डेथ बॉलिंग का पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है इस सीजन। दैट्स व्हाई यू सीइंग कि 3 ओवरसीज हमने जो फास्ट बॉलर्स पिक किए थे। तो उस सेंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फाइंड इट वेरी अनलाइकली कि किसी भी मैच में हम टॉपली और जॉर्डन को दोनों के साथ बेंच पे बिठा दें, बिकॉज ये मेन इशू हमने आइडेंटिफाई किया अपनी डेथ बॉलिंग का।
तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, धानी भी है, एहसानुल्लाह भी अगर खेलता है, बास आफरीदी का अगेन आई थिंक बहुत क्रूशियल रोल है एज एन ऑलराउंडर। जो हम वो फिनिशिंग की एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डेविड मिली का एज अ फिनिशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बट मुल्तान के लिए वी हैव टू कीप, जो मैंने शो के शुरू में कहा था, एक्सपेक्टेशंस टेम्पर्ड, बिकॉज 3 सीजन फाइनल खेलते हुए आ रहे हैं और 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग की और स्पिन के खिलाफ जो बैटिंग की जो एबिलिटी है या उसके ऊपर बड़ी वीकनेसेस हैं। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स के टीम्स कैन एक्सप्लॉइट, बट यू होप के द पावर ऑफ रिजवान, हिज लीडरशिप and the kind of bowlers they've added will make a competitive season और इंशाल्लाह प्लेऑफ्स में तो आ ही जाए। बिल्कुल यार, टॉप 3 बॉटम 3 में मैं भी मेरे ख्याल में टॉप 3 में रेट करूंगा, एंड प्योरली बिकॉज ऑफ द रिजवान लीडरशिप, नेथन लेमन, अब्दुल रहमान, जो बैकरूम स्टाफ है, दे स्टिल हैव अ गुड बैकरूम स्टाफ। इनके पास काफी डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है। तो बेस्ड ऑन दैट आई स्टिल थिंक के दे कैन मेक इट टू टॉप 3। यही हमारा शो था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का कैनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का, और इंशाल्लाह ताला अगला शो आप लोगों के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर होगा। और पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस जो बार-बार मुझसे पूछते हैं हाजी अकरम के इंटरव्यू का, यार आज बात हुई है दोबारा उनके मीडिया मैनेजर, सॉरी उनके मार्केटिंग हेड से, और उन्होंने कंफर्म किया कि अगले हफ्ते होगा इंटरव्यू। उन्होंने डेट नहीं दी, अब उन्होंने अगले हफ्ते का मुझे कहा है। तो जो ही मुझे डेट आए मिलेगी, मैं शेयर कर दूँगा कम्युनिटी पोस्ट में या अपने ट्विटर के ऊपर। बहुत ख्याल रखिएगा अपना कैनी, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।